एवरीवन वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माय लाइफ की, जिसको लिखने वाले हमारे राइटर हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के साथियों अगर हम बात करें तो ही इज नॉट बेसिकली फेमस फॉर हिज राइटिंग्स, ही इज बेसिकली फेमस फॉर हिज एथलेटिक स्किल। अपनी एथलेटिक स्किल के लिए जाने जाते हैं। वो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट रहे हैं, एक बेहतरीन रनर वो रहे हैं इंडिया की तरफ से। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो हमारे नेशनल गेम्स रहे हों, चाहे वो एशियन गेम्स रहे हों, चाहे वो ओलंपिक गेम्स रहे हों या कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हों, जहाँ कहीं भी गए उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए, नए मकाम को हासिल किया और भारत के नाम को रोशन किया है। तो हमारे तिरंगे को हमेशा ही उन्होंने ऊंचा फहराया है। तो आज उन्हीं की ही इस ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माय लाइफ की हम बात करेंगे और जानेंगे कि मिल्खा सिंह अपने जीवन के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। मिल्खा सिंह की अगर हम इस बुक द रेस ऑफ माय लाइफ की बात करें तो इट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन इट्स नेचर। ये ऑटोबायोग्राफिकल इन इट्स नेचर की है, यानी मिल्खा सिंह ने स्वयं अपने बारे में इस किताब के अंदर लिखा है। मिल्खा सिंह इज डिस्कसिंग अबाउट हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, किताब के माध्यम से अपनी पूरी लाइफ जर्नी बताएंगे, जिसके अंदर उनके चैलेंजेस थे और किस तरीके से उन्होंने उन चैलेंजेस को पार किया, उसके बारे में वो बात करेंगे। वो अपनी इंस्पायरिंग जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से बड़ा मुश्किल था उनके सामने जब वो अपने चाइल्डहुड के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, बड़े परेशान थे और बड़ी मुसीबतों का सामना जब उनको करना पड़ा। लेकिन इन सभी समस्याओं से पार होते हुए, इन सभी स्ट्रगल्स को क्रॉस करते हुए वो क्या बने, एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बने, एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन उन्होंने प्राप्त किया। पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो दिस बुक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 2013 बाय द रूपा पब्लिकेशन। और अगर इसकी ऑथरशिप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये किताब मिल्खा सिंह के साथ साथ उनकी मदद किसने करी है, उनकी डॉटर सोनिया सावलका, ये दोनों शामिल हैं इस पुस्तक को लिखने के लिए। यानी मिल्खा सिंह और उनकी डॉटर सोनिया सावलका, इन दोनों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है। आगे बात करें तो ये इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है मिल्खा सिंह के जीवन की कि उन्हीं की इस जर्नी के ऊपर बेस्ड होकर के हमारे बॉलीवुड के अंदर एक पिक्चर बनी जिसका नाम क्या था, भाग मिल्खा भाग। इसके डायरेक्टर कौन है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा है, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और मुख्य किरदार यानी मिल्खा सिंह के किरदार को किसने निभाया था, फरहान अख्तर ने इस मूवी के अंदर निभाया था। अब चलते हैं हमारी इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर। तो द होल ऑटोबायोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स। 20 चैप्टर्स हैं इस पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, जो अलग-अलग इंसिडेंट्स को, यानी मिल्खा के जीवन के अलग-अलग इंसिडेंट्स को वो उजागर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मिल्खा सिंह के जीवन में क्या-क्या पड़ाव आए थे। फैमिली लाइफ से लेकर के उनकी प्रोफेशनल लाइफ और मैरिड लाइफ, सारी की सारी इन चीज़ों के अंदर कवर हुई है। तो उन्हीं 20 चैप्टर्स की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और जानेंगे मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में कि वो किस तरीके से अपने जीवन को हमारे सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर कौन-सा है हमारा, चैप्टर नंबर 1, जिसका उन्होंने टाइटल दिया है लाइफ इन अनडिवाइडेड इंडिया। यानी स्वतंत्रता से पहले की बात है, जब इंडिया का विभाजन नहीं हुआ था, 1947 से पहले की बात है। तो देखते हैं मिल्खा सिंह इस चैप्टर में हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है, तो नरेटर मिल्खा सिंह वाज बोर्न ऑन 20 नवंबर 1932 ए कोल्ड नाइट इन द विलेज ऑफ गोविंदपुर, तहसील कोटद्दू, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, नाउ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ की कोट अड्डू तहसील के अंदर गोविंदपुरा नाम पे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस छोटे से गांव में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ कब, 20 नवंबर 1932 को मिल्खा सिंह का जन्म हुआ। सर्दियों की ये रात थी। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि मिल्खा सिंह को स्वयं को नहीं पता कि उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या थी, क्योंकि उस जमाने में डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड रखा नहीं जाता था। ये उनकी एक ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, यानी उनके पासपोर्ट्स में और उनके सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। इसीलिए मिल्खा सिंह इस डेट ऑफ बर्थ का जिक्र कर रहे हैं कि इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था, मुजफ्फरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसकी कोट अड्डू तहसील के गोविंदपुर नामक एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह कहते हैं मेरे पिताजी का नाम संपूर्णा सिंह था और वो एक छोटे-मोटे किसान हुआ करते थे। माँ का नाम चमली कौर था और वो एक घरेलू महिला हुआ करती थी। मिल्खा सिंह कहते हैं कि हम 8 भाई-बहन थे। सबसे बड़ा भाई था आमिर, फिर दौलत, फिर माखन और फिर 3 बहनें थी इनकी, मखनी, हुंडी और ईशर, और फिर मिल्खा थे और उनके छोटा भाई था एक गोविंद। ये सारे के सारे भाई-बहन थे और साथ ही रहा करते थे। और उस जमाने में जैसा कि प्रचलन था, छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो वो कहते हैं मेरे बहन आमिर की भी शादी हो गई थी, दौलत की भी शादी हो गई थी और मेरी तीनों बहनों की भी शादी हो गई थी। और अपनी इस बहन ईशर के वो सबसे ज़्यादा नज़दीक थे, ठीक है? ये याद रखना है आपको। ईशर के वो सबसे ज़्यादा नज़दीक थे और ईशर से उनसे बेहद लगाव था। और ईशर ही उनकी वो बहन थी जिसकी सबसे दूर शादी हुई थी, हैदराबाद, सिंध प्रांत में इसकी शादी
हुई थी। तो इस तरीके से इन सभी भाई-बहन 8 ये भाई-बहन थे, उनमें से 3 बहनें थी और तीनों की शादी हो गई थी और उनका ईशर से बेहद लगाव था और ईशर की शादी कहाँ हुई थी? सिंध प्रांत के अंदर हुई थी। फिर वो बात करते हैं कि हमारा एक छोटा-सा 2 कमरों का घर हुआ करता था, 2 रूम हाउस हुआ करता था और कच्चा घर हुआ करता था, मिट्टी का घर हुआ करता था और इन 2 कमरों में से एक कमरे के अंदर तो हमारे जानवर और उनका चारा रखता था और दूसरे कमरे के अंदर हम सारे भाई-बहन रहा करते थे। मेरे पिताजी का मानना था कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन में उनका पुरजोर विश्वास था, इसीलिए मेरे पिताजी ने गाँव के एक छोटे से पेड़ के नीचे चलने वाले स्कूल के अंदर हमें दाखिला करवा दिया और मौलवी गुलाम मोहम्मद हमारे पहले अध्यापक थे जिन्होंने उस पेड़ के नीचे हमें पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जल्दी ही मेरे पिताजी की उम्मीदों को धक्का लगा और कब धक्का लगा? जब मेरा भाई कौन? माखन, ठीक है? जब मेरा भाई माखन उस स्कूल को छोड़ कर के यानी अपना घर छोड़ कर के वो भाग गया और क्यों भाग गया? वो आर्मी जॉइन करने के लिए भाग गया और घर से दूर वो कहाँ चला गया? मद्रास चला गया। जब मेरी माँ बहुत परेशान हुई, मेरे पिता को उन्होंने मेरे पिता को मेरे भाई को ढूँढने भेजा और मेरे पिताजी ने मेरे भाई को कहाँ पे लोकेट किया? वो मद्रास के अंदर आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में था और आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। मेरे पिताजी ने बहुत समझाया इस माखन को कि बेटा घर चल, माँ परेशान है, अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, माहौल ठीक नहीं है, तेरे को घर पे रहना चाहिए, आर्मी जॉइन मत कर, ये बड़ा रिस्की काम है। लेकिन माखन नहीं माना और वो उसने यही कहा कि पिताजी मैं वापस तो नहीं आऊँगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मेरी जब छुट्टी पड़ेगी तब मैं आपके पास लौट करके आऊँगा। ठीक है? अब पिताजी कहते हैं अब मिल्खा सिंह कहते हैं कि जब 5वीं तक की हमारी स्टडी हो गई तो गोविंदपुर में इससे बड़ा तो कोई स्कूल था नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहाँ डाला? कोट अड्डू के अंदर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, तो मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने मेरे को उस कोट अड्डू के सरकारी स्कूल के अंदर डाल दिया, जो हमारे घर से 7 मील दूर हुआ करता था। देखो बहुत लंबी डिस्टेंस है और वो कहते हैं मेरी जीवन की पहली रेस यहीं से शुरू हो गई कि रोज़ाना उठ कर के 7 मील जाना और 7 मील वापस आना। तो मेरे जीवन की ऑफ़िशियल रेस थी, उससे पहले मेरे जीवन की बचपन में ही ये रेस शुरू हो गई थी, 7 मील आने की और 7 मील जाने की। वो नई स्कूल जहाँ पर इन मिल्खा सिंह को डाला गया था, तो वो कहते हैं मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट उस स्कूल के अंदर नहीं था, मुझे वो स्कूल बेहद नापसंद था, क्योंकि उस स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और इंग्लिश में हमारे मिल्खा सिंह बेहद ही कमज़ोर थे। मेरे पिताजी को वहाँ के टीचर्स ने कंप्लेंट भी कर दी, तो मेरे पिताजी रोज़ शाम को मेरे को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ पढ़ना आता तो था नहीं, निरक्षर थे वो तो, है ना? उनको लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, तो वो मेरे पिताजी रोज़ मेरे को कहते थे कि इंग्लिश का एक लेसन मेरे को सुनाएगा। तो मिल्खा सिंह ने 3-4 लेसन याद कर लिए थे, 3-4 पैराग्राफ याद कर लिए थे और रोज़ पिताजी पूछते तो रोज़ उन्हीं को वो बार-बार सुना दिया करते थे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को मैं वही चीज़ें सुना दिया करता था जो ऑलरेडी मैंने कंठस्थ कर लिया करती थी और यहीं पे आके आपका चैप्टर 2 एंड होता है, चैप्टर 1 एंड होता है, ठीक है? चैप्टर 2 है जिसका टाइटल है भाग मिल्खा भाग। अब बात करते हैं वो किसकी? गोविंदपुर में कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव की वो बात करते हैं कि 1947 से पहले क्या स्थिति थी और 1947 के बाद क्या स्थिति हो गई। तो कम्युनल हार्मनी की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं गोविंदपुर एक छोटा-सा गाँव था जिसके अंदर हिंदू, सिख और मुस्लिम थे। वो कहते हैं मेजॉरिटी में तो कौन थे? हिंदू और सिख मेजॉरिटी हमारे गाँव के अंदर रहा करती थी और पड़ोस में थोड़े हमारे अंदर मुस्लिम परिवार भी रहा करते थे। लेकिन बॉन्डिंग जो थी ना सभी के बीच में बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग हुआ करती थी। सभी एक-दूसरे के वार-त्योहार मनाया करते थे, सभी एक-दूसरे के फंक्शन में जाया करते थे और बहुत अच्छा ब्रदरहुड हमारे बीच में थी, भाईचारा हमारे लोगों के अंदर था, किसी प्रकार का मनमुटाव हमारे अंदर नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे विभाजन का समय साथ आया, ठीक है? हमें जैसे-जैसे विभाजन का समय पास आया तो रूमर्स फैलने लगी, अफ़वाहें फैलने लगी और किस चीज़ की अफ़वाहें फैलने लगी? वायलेंस की अफ़वाहें फैलने लगी, हिंसा की अफ़वाहें फैलने लगी। ये अफ़वाहें फैलने लगी कि भैया हिंदू और सिख मिलकर के तो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं और मुस्लिम मिलकर के हिंदू और सिखों की हत्या कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार का माहौल फैलने लगा, तो हमारा गोविंदपुर भी उससे अछूता नहीं रहा और कम्युनल हार्मनी जो अभी तक चली आ रही थी, वो डगमगाने लगी। ठीक उसी समय हमारे गाँव गोविंदपुर को अल्टीमेटम मिला। मुस्लिम नेता हुआ करता था एक कौन? डेरा गाज़ी खान और रावलपिंडी के जो रेडिकल्स हुआ करते थे, मुस्लिम आक्रांतक हुआ करते थे, उन्होंने हमें धमकी दी यानी अल्टीमेटम दिया गया गोविंदपुर को एक। और क्या अल्टीमेटम दिया गया? क्योंकि सिख थे, बड़े बाल रखते थे, हमें कहा गया कि भैया अपने बाल कटा लो, बच्चों का खतना करा लो, गौमांस खाना शुरू कर दो और इस्लाम को कबूल कर लो यानी इस्लाम में तुम सभी लोग कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन हमारे गाँव के एल्डर्स ने, हमारे गाँव के बड़े बुजुर्गों ने, गाँव के सभी पुरुषों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम धर्म परिवर्तन तो नहीं करेंगे। फिर कहते हैं वो मनहूस दिन आया जिस दिन हमारे भारत का विभाजन हुआ। वो दिन था 15 अगस्त 1947 का। इस दिन इंडिया का विभाजन हुआ और भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान में तब्दील हुआ यानी भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना और हमारा दुर्भाग्य ये था
क्या था हमारा, अनफॉर्च्यूनेटली हमारा दुर्भाग्य ये था कि गोविंदपुर जो हमारा छोटा-सा गाँव हुआ करता था, वो अब कहाँ था, रॉन्ग साइड था, यानी वो उस हिस्से में चला गया जो हिस्सा पाकिस्तान में अब मौजूद था। तो ये जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, ठीक है? ये जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, पंजाब प्रांत जब बँटा, तो पंजाब का ये हिस्सा जहाँ पर क्या था, गोविंदपुर गाँव था, वो अब कहाँ चला गया भैया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। और वो कहते हैं कि हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात उसी समय यही थी। वो कहते हैं उसी समय मेरे भाई जो आर्मी में भर्ती था, उसकी पोस्टिंग मुल्तान यानी पाकिस्तान में ही उसी समय मेरे भाई की पोस्टिंग थी। तो मेरे भाई को जब ये मालूम पड़ा कि भैया गोविंदपुर के माहौल ठीक नहीं है, तो मेरा भाई आर्मी के कुछ सैनिकों को लेकर हमारे कोट अड्डू तहसील की तरफ आया, यानी गोविंदपुर गाँव का में आने की मेरे भाई ने थोड़ी-सी कोशिश करी। लेकिन कोट अड्डू की जो पुलिस थी ना, उसने मेरे भाई को रोक लिया और मेरे भाई माखन को उन्होंने ये कहा कि तुम आर्मी की ड्रेस के अंदर हो, हथियार तुम लोगों के पास में है, गोविंदपुर में जाओगे तो भैया थोड़ा-सा माहौल गरमा-गर्मी हो सकती है, इसलिए तुम लोग यहीं पे रुक जाओ। और मेरे भाई को जेल में उन्होंने रुका दिया, हथियार उन लोगों से ले लिए और धोखा दिया। क्यों? क्योंकि इसकी आड़ में उन्होंने मुस्लिम रेडिकल्स जो थे, उनको हमारे गाँव में प्रवेश करा दिया और उन मुस्लिम रेडिकल्स के पास में तलवारें थी, बंदूकें थी और सुबह 4 बजे हमारे गाँव पर हमला कर दिया गया। ब्रूटल मसाक हुआ, बड़ी बेदर्द तरीके से कत्लेआम मचाया गया हमारे गाँव के अंदर। हमारे गाँव की जितनी भी महिलाएँ थी, गोविंदपुर की महिलाएँ, उन्होंने शरण ली। कहाँ पर? गुरुद्वारे के अंदर वो सारी की सारी महिलाएँ शरण ले ली और बाहर सभी औरत और सभी लड़के जितने भी थे, उन महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन हमारे पास क्या थे? ट्रेडिशनल वेपन्स हमारे पास में थे, यानी लाठियाँ हमारे पास में थी, तो हम उनसे ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाए और धीरे-धीरे वो हिंदू और सिख जो थे, वो मुस्लिम रेडिकल्स के सामने धराशायी होने लगे, मरने लगे। ठीक इसी समय एक खूंखार नज़ारा मल्खा सिंह ने भी देखा अपनी आँखों के सामने। और क्या देखा? मिल्खा सिंह के पिताजी को तड़प-तड़प के मारा गया। मिल्खा सिंह के पिताजी मरते-मरते ज़ोर से चिल्लाए और क्या चिल्लाए? अपने मिल्खा को देख कर के वो चिल्लाए, "भाग मिल्खा, भाग।" ठीक है? इसी के ऊपर बेस्ड होकर के वो हमारी ओम प्रकाश मेहरा ने फ़िल्म बनाई है आपकी भाग मिल्खा भाग। तो मेरे पिताजी चिल्लाए, "भाग मिल्खा भाग, अपनी जान बचा।" और वो कहते हैं मिल्खा सिंह कहते हैं कि जैसे ही मैंने मेरे पिताजी की आवाज़ सुनी, मैं वहाँ से भागा, उस भीड़-भाड़ से भागा और एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर के छुप गया और उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में सीट के नीचे बैठ गया। वो लेडीज़ कंपार्टमेंट था और जैसे ही वो ट्रेन चलने लगी, उसमें मुस्लिम महिलाएँ आकर के बैठी, वो मेरे को देख कर के चिल्लाई। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने उनसे प्रार्थना करी, तो वो बेचारी मान गई और उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया उस डब्बे में छुपने के लिए। और छुपता-छुपाता मैं किसी तरीके से कहाँ पहुँच गया? मुल्तान पहुँच गया। और मुल्तान में कौन था? आर्मी क्वार्टर्स थे, जहाँ पर मेरा भाई पहले से ही रहा करता था। ठीक है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब मेरे भाई जो कि जिसको कोट अड्डू की पुलिस ने कहाँ पे बंद कर दिया था? जेल के अंदर बंद कर दिया था। उसकी सूचना जैसे ही आर्मी ऑफिसर्स को मिली, आर्मी ऑफिसर्स मेरे भाई और सैनिकों को छुड़ाने के लिए कोट अड्डू आए। लेकिन जब तक उन्होंने मेरे भाई को और उन सैनिकों को छुड़ाया, तब तक गोविंदपुर पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका था। गोविंदपुर पूरी तरीके से तबाह हो गया था। सारे के सारे घरों को बर्बाद कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था और बहुत सारी बॉडीज़ यानी लाशों के ढेर चारों तरफ लगे हुए थे। लगभग वो कहते हैं कि 1500 लाशें ऐसी थी जिनको एक साथ इकट्ठा करके उनका दाह संस्कार किया गया, एक साथ उनको आग के हवाले किया गया और ये बड़ा ही झकझोर देने वाला दृश्य हुआ था उस समय का। वो कहते हैं कि जब मैं उस ट्रेन में बचता-बचाता किसी तरीके से मुल्तान पहुँचा, तो मुल्तान में आकर के मैं मेरे भाई माखन और भाभी जीत से मिला। ठीक है? किससे मिले वो? माखन और जीत से मिले। ठीक है? लेकिन ठीक वो कहते हैं उसी समय क्योंकि माहौल गर्म हो गया था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे मच चुके थे, तो आर्मी में भी एक ऑर्डर आया। और किस तरीके का ऑर्डर आया कि भैया आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं, वो अपने-अपने परिवारों को क्या कर दें, जो हिंदू और सिख परिवार हैं, वो अपने-अपने परिवारों को कहाँ भेज दें भैया, इंडिया के लिए रवाना कर दें। और मेरा भाई तो मुल्तान में ही रह गया क्योंकि वो तो आर्मी की सेवा कर रहा था, आर्मी में था। लेकिन मेरे को और मेरी भाभी को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और हम हुसैनीवाला फिरोजपुर बॉर्डर के थ्रू कहाँ पहुँचे? इंडिया के अंदर पहुँचे। यानी पहली बार उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया विभाजन के बाद में और वो कहते हैं कि हम फिरोजपुर पहुंचे। लेकिन जब हम फिरोजपुर पहुंचे तो भैया फिरोजपुर वाज क्वाइट ए न्यू प्लेस फॉर अस। हमारे लिए बिल्कुल नया स्थान था। हम ना तो किसी को जानते थे, हम यहाँ पर शरणार्थी थे, ना तो हमारे पास ज़मीन थी और ना ही हमें हमारे भविष्य का पता था कि हमारे साथ कहाँ होगा, क्या होगा, आगे क्या होने वाला है हमारे लिए, क्या हमारे भाग्य में अब लिखा हुआ है। यहीं पे आकर के चैप्टर 2
एंड होता है। फिर चैप्टर 3 आता है 10 डेज इन जेल, ठीक है, 10 दिन उन्होंने जेल में भी बिताए और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उससे, उसके बारे में मिल्खा सिंह बात करेंगे। वो कहते हैं कि भैया फिरोजपुर पहुंचे, फिरोजपुर में स्ट्रगल करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास रहने के लिए कोई घर था, ना ही खाने के लिए खाना था, लेकिन किसी तरीके से हमें एक घर मिला। और कौन सा घर मिला? एबंडन्ड हाउस ऑफ मुस्लिम फैमिली। एक मुस्लिम परिवार था फिरोजपुर में जो अपने घर को छोड़ करके पाकिस्तान की तरफ मूव कर गया था, तो उनका एक छोड़ा हुआ घर था जिसमें हमने शरण ली। वो कहते हैं लेकिन कुदरत को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी समय जो पंजाब में सतलज रिवर बहती है, उस सतलज रिवर के अंदर क्या हुई? बाढ़ आई। और बाढ़ इतनी भयानक थी कि हमारा बचा कुचा सामान भी वो बाढ़ अपने साथ बहा करके ले गई। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। लोगों ने कहा कि भैया दिल्ली की तरफ मूव कर जाओ, दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये सुनते ही, ये कहते ही उन्होंने क्या कर दिया? मिल्खा सिंह ने अपनी भाभी के साथ कहाँ कर दिया? दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। वो दिल्ली की तरफ नौकरी की तलाश में निकल गए कि वहां शायद बेटर उनका जीवन हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जब दिल्ली की तरफ मैं निकला तो मैं इस ट्रेन में चढ़ कर के गया। ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई थी कि उसमें बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं थी। मेरी भाभी तो लेडीज कंपार्टमेंट में बैठी थी, लेकिन मैं ट्रेन के ऊपर बैठा था। तो वो देखने वाला बड़ा ही भयावह दृश्य था कि किस तरीके से हजारों की संख्या में शरणार्थी खचाखच उस ट्रेन में भरे हुए, हर कहीं की उसकी स्थिति दिखाई दे रही थी। सब इधर से उधर शरण ढूंढते हुए फिर रहे थे। तो वो कहते हैं मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ दिन बिताए, क्योंकि हमारे सामने भूख भी थी और हमारे सामने क्या थी? उम्मीद की कहीं कोई किरण नहीं थी। हमें हमारा ठौर ठिकाना नहीं पता था कि हमें दिल्ली कहाँ जाना है। वो कहते हैं फिर मैंने दिल्ली के अजमेरी गेटवे दुकान में काम किया और 10 रुपए महीने पर मैंने उस दुकान में काम किया। थोड़े से में अपना खर्चा हमने चलाना शुरू किया। लेकिन तभी वहाँ पे क्या हो रहे थे? अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट हुए और माइग्रेट हुए तो फिर क्या था? सबके परिवार बिछड़ गए। तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहे थे और एक अनाउंसमेंट हुआ और मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरी बहन ईशर जो है वो अभी जिंदा है और उसके हस्बैंड भी जिंदा है और वो अभी कहाँ रह रहे हैं? शहादरा में रह रहे हैं। नहीं, अब मिल्खा सिंह को मालूम पड़ा कि मेरी बहन ईशर, उनके हस्बैंड और उनका परिवार अभी भी शहादरा में रह रहे हैं, दे आर स्टिल अलाइव। तो मिल्खा सिंह बड़े खुश हुए कि अभी भी उनकी बहन जिंदा है। लेकिन जब वो अपनी बहन से मिले तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें उन्होंने जब अपनी बहन की स्थिति देखी तो उनके ससुराल में उनकी बहन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा था। वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उनको ढंग से खाना मिलता था, ना ही मेरी बहन जो थी उनको किसी प्रकार का कोई सम्मान उनके ससुराल में मिल रहा था। तो देखो थोड़ी-सी स्टोरी यहाँ पे इस तरीके से भी देख लो कि ईशर किसके परिवार की थी? ईशर हमारे मिल्खा सिंह के परिवार की थी। और जीत, देखो जीत तो इस परिवार से किस में आई? मिल्खा सिंह के परिवार में आई। और ईशर जो थी मिल्खा सिंह के परिवार से इस परिवार में गई जिस परिवार की जीत थी, ठीक है? यानी ये घर दोनों जो थे, दोनों की बेटियां जो थी एक दूसरे घर के अंदर गई थी। लेकिन वो कहते हैं मेरी भाभी को तो हमने बहुत पलकों पे बिछा करके रखा था, हर प्रकार की फैसिलिटी दी गई थी, सम्मान दिया गया था। लेकिन मेरी बहन जब इस परिवार में गई तो बहुत ही बुरा बर्ताव उसके ससुराल वालों द्वारा उसके साथ किया जा रहा था, जिसको देख करके मैं बड़ा ही ज्यादा दुखी हो गया। वो कहते हैं कि मेरी बहन के साथ मैं रहने लगा, हालांकि उसके ससुराल वालों को ये पसंद तो नहीं था और बार बार में वो ताने मुझे दिया करते थे। ठीक उसी समय पर पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। मैं पानी भरने जाता था, वो भी पानी भरने आती थी, लेकिन इसका पता उस लड़की के घर वालों को चल गया और उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की की शादी करवा दी। तो पहली बार मेरा दिल यहाँ पर टूटा। वो कहते हैं कि मैं बुरी आदतों में पड़ गया, लोकल गैंग को मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं चोरी चकारी करने लगा। और वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा था और उसी समय टीटी आ गया, मेरे को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद मुझे 3 महीने की जेल हुई, ठीक है? 3 महीने की जेल हुई और 3 महीने की जेल के साथ मुझे क्या लगाया गया? 15 रुपए का फाइन लगाया गया कि भैया 15 रुपए आपके पास फाइन है। और 10 दिन की मेरे को सेशन जेल मुहैया कराई गई। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब ये मेरी बहन ईशर को ये मालूम पड़ा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। जब मेरी बहन ईशर को ये मालूम पड़ा तो मेरी बहन ने क्या करा? अपने गोल्ड के इयररिंग्स को बेचा और मेरा वो फाइन भरा 15 रुपए का और मेरे को वहां से छुड़ाया। और जब मेरे को इस तरीके से जेल में डाला गया तो वो कहते हैं मुझे बड़ा ही गिल्ट महसूस हुआ। मुझे ये नहीं मालूम समझ में आया कि मैं अब जीवन में और आगे क्या करूंगा। तो ये उसकी बहन का सेक्रीफाइस था, ईश्वर का सेक्रीफाइस था कि उसने अपने सोने की बालियों को बेचा था मिल्खा सिंह को छुड़ाने के लिए। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया मेरा एम यूथ जो था वो बिल्कुल एमलेस था। मैं बुरी आदतों में पड़ गया था, मैं चोरी चकारी करने लग गया था, मैं ट्रेनों से सामान चुराया करता था, मैं बाजारों से सामान चुराया करता था और चोर बाजार में बेच दिया करता था।
वो कहते हैं आर्मी की रैलियाँ हुई। मैंने बहुत सारी आर्मी की रैली में भाग लिया, लेकिन कहीं भी मैं सफल नहीं हो पाया। तो लास्ट में मैंने मेरे भाई को अल्टीमेटम दिया, माखन को अल्टीमेटम दिया कि भैया तू तो फौज के अंदर है, तू तो मेरी हेल्प कर, मेरे को या तो कोई जॉब दिला, नहीं तो मैं पूरे का पूरे परिवार का नाम क्या कर दूंगा, खराब कर दूंगा। तो फिर वो कहते हैं कि लास्ट में मेरे भाई की रिकमेंडेशन से नवंबर 1952 के अंदर एक आर्मी की रैली हुई। और कहाँ पे हुई? कश्मीर के अंदर रैली हुई, और मेरा सिलेक्शन उस आर्मी की रैली में हो गया। कब? नवंबर 1952 में ही गॉट ए जॉब इन आर्मी। आर्मी में उनकी एक जॉब लगी और उनका सिलेक्शन हो गया। इससे उनके भाई के रिकमेंडेशन से। और मेरे को सिकंदराबाद ईएमई सेंटर में भेजा गया, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और मैं एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर बना, जो मेरे जीवन का एक नया हिस्सा था। तो यहीं पे आके चैप्टर 3 एंड होता है, जो ये बताता है कि मिल्खा सिंह अब कहाँ पे भर्ती हो गए हैं, फौज के अंदर भर्ती हो गए हैं। चैप्टर 4 की तरफ हम बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आप इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, और आपको इसी तरीके की वीडियोस जो हैं हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। बड़े ही यूज़फुल कंटेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहने वाले हैं। तो मैंने अलग-अलग आपको वीडियोस इसके अंदर प्रोवाइड करा रखे हैं। आपके वीएससी, एसईसी और एईसी के पेपर भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए सभी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। चलते हैं आगे के चैप्टर पे, माय आर्मी लाइफ। अब उनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया, तो उनके आर्मी के जीवन को थोड़ा-सा देखते हैं। डेली रूटीन था उनका, सुबह 5 बजे उठ जाते थे, रोल कॉल हुआ करती थी, रोल कॉल के बाद फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करती थी। अपने पर्सनल सामान जितने भी हुआ करते थे, क्लीनिंग करना, बेड को संभालना, सबको वो ट्रंक में रखते थे। फटीग ड्यूटी, वो कहते हैं मुझे एक चीज़ पसंद नहीं थी, फटीग ड्यूटी पसंद नहीं थी। फटीग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि भैया आर्मी के काम तो ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग कर लेंगे वो भी ठीक है, रोल कॉल्स होगी वो भी ठीक है, अपने सामानों को साफ कर लेंगे वो भी ठीक है। लेकिन ये जो फटीग ड्यूटी होती है ना, जिस तरीके से जूते पॉलिश करना, गार्डनिंग करना, खड्डे खोदना, इस तरीके से काम कहते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शाम को थोड़ा बहुत हमें लेज़र यानी आराम का वक़्त दिया जाता था, जिसमें हम थोड़े बहुत गाने-वाने सुन लिया करते थे। 39 रुपए पर मंथ की हमें सैलरी मिला करती थी, और इसमें से भी 10 रुपए कंपल्सरी था, हमें किसको भेजना था? हमारे परिवार वालों को भेजना पड़ता था। तो आर्मी में उनकी सैलरी क्या थी? 39 रुपए थी, ठीक है? 39 रुपीज़ थी, और उसमें से भी 10 रुपए सभी के लिए कंपल्सरी था कि भैया सब अपने-अपने परिवार को भेजोगे, ठीक है? तो वो मिल्खा सिंह ने कहा कि बार-बार मेरा मन किया कि मैं इस आर्मी की लाइफ को छोड़ दूँ, लेकिन मिल्खा सिंह ने किसको याद किया? अपने उस बचपन को याद किया, और बचपन की उन हार्डशिप्स को याद किया, अपनी परेशानियों को याद किया, और फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इस जॉब को करूँगा ही करूँगा। और फिर वो कहते हैं एक दिन गोल्डन चांस है, और क्या चांस है? 6 मील की एक रेस का आयोजन हुआ फौज के अंदर, और ये कहा गया, क्या कहा गया कि भैया जो इस रेस के अंदर टॉप के 10 लोग जो आएँगे ना, टॉप 10 जो लोग आएँगे ना, उनसे फटीग ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी, यानी ये फालतू के काम नहीं करवाए जाएँगे। और मिल्खा सिंह उसके अंदर दौड़े, और मिल्खा सिंह किस नंबर पे आए? 6th नंबर पे आए। और मिल्खा सिंह जब 6th नंबर पे आए ना, तो सभी लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा, उनको प्रशंसा मिली, चारों ओर से उनको रिकॉग्निशन मिला, और यहीं से पहली बार मिल्खा सिंह का एथलीट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो इस 6 मील की जो रेस थी ना, यहीं से इनका भाग्य परिवर्तन होने लगा, और मिल्खा सिंह का एथलीट में इंटरेस्ट जागने लगा। फिर वो बात करते हैं क्या कि उनकी ट्रेनिंग हुई हवलदार गुरुदेव सिंह के साथ। जो पहले ट्रेनर थे उनके कौन थे? हवलदार गुरुदेव सिंह थे। स्ट्रिक्ट ट्रेनर थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो मोटिवेशनल ट्रेनर भी हुआ करते थे। वो कहते हैं ठीक उसी समय फर्स्ट क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन हुआ, और वो कहते हैं कि इस फर्स्ट क्रॉस कंट्री रेस में मेरा कौन सा नंबर आया? सेकंड प्लेस। पहले नंबर पे मेरे गुरुदेव आए, और दूसरे नंबर पे मैं खुद आया, और यहीं से क्या हुआ? मुझे और ज़्यादा पहचान मिली। और वो कहते हैं फिर एक ब्रिगेड मीट हुई, जो बड़ी फेमस हुआ करती थी उस समय, और मेरे को चुना गया उसके अंदर। जो इंटर यूनिट इवेंट हुआ करती थी, उसके अंदर मेरा चयन हुआ। और जब 400 मीटर की रेस में पहली बार मेरे सामने नाम लिया गया, तो मुझे कन्फ्यूज़ हुआ, क्योंकि 6 मील की रेस तो मैं जानता था, लेकिन ये 400 मीटर की रेस क्या होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मेरी ट्रेनिंग हुई उसके अकॉर्डिंग, और मुझे कहा गया कि भैया अपने टाइम को इम्प्रूव करो। फिर ब्रिगेड मीट जो बड़ी फेमस हुआ करती थी, कहते हैं मैंने उस ब्रिगेड मीट के अंदर कंप्लीट किया, और फर्स्ट ऑफिशियल 400 मीटर की वो रेस हुआ करती थी, जिसके अंदर मिल्खा सिंह की स्पेशलिटी जो बन गई थी बाद के अंदर, है ना, 400 मीटर की रेस। और पहली बार मैं उस रेस के अंदर दौड़ा, और कौन से नंबर पे आया? 4th नंबर पे मैं उसके अंदर आया। फिर वो कहते थे कि जब मैंने वहां पर औरों को दौड़ते हुए देखा, तो सबको देखा उनके पास शॉर्ट्स थे, उनके पास टी-शर्ट्स थी, इंडिया लिखा हुआ था, तो मेरा भी मन हुआ कि किसी दिन मेरे साथ भी मेरे पास भी ये सारी चीज़ें हों, और मैं इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेज़ेंट करूँ, ठीक है? फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोचिंग कैंप लगे। मिल्खा सिंह कहते हैं कि कोचिंग कैंप लगे। मिल्खा सिंह ने उस कोचिंग कैंप के अंदर भाग लिया, जो कि सिकंदराबाद के अंदर लगा। फिर वो कहते हैं साउदर्न कमांड मीट हुई।
ठीक है, साउदर्न कमांड मीट हुई और कहाँ हुई है? बॉम्बे के अंदर हुई। इसके अंदर 400 मीटर की रिले भी हुआ करती थी। वो कहते हैं कि मैंने अब दिन रात प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं नाइट को भी मैं ट्रेनिंग करता था। अपने खाने को मैं छुपा दिया करता था बेड के नीचे और उसके बाद मैं दौड़ने जाया करता था। अपनी प्रैक्टिस किया करता था क्योंकि मेरे ऊपर अब दौड़ने का जुनून शुरू हो गया था। और एक दिन ब्रिगेडियर वोहरा थे, उन्होंने इस चीज़ को देख लिया। ठीक है, ब्रिगेडियर वोहरा ने इस चीज़ को देख लिया और ब्रिगेडियर वोहरा ने फिर मेरे को ट्रेनिंग भी करवाई स्पेशल और मेरे को सपोर्ट्स भी करवाया गया। मेरे को ऑफिशियल कुछ ड्यूटीज से क्या कर दिया गया? एग्जेम्पशन कर दिया गया और मेरे को बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई किसके रिकमेंडेशन में? ब्रिगेडियर वोहरा के। जब ब्रिगेडियर वोहरा ने मेरे कमिटमेंट को देखा कि ये बंदा रात को भी दौड़ रहा है, डिनर नहीं कर रहा है, पहले दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद में फिर ये डिनर कर रहा है, तो मेरे को ऑफिशियल एग्जेम्पशन दिलवाया गया कुछ ड्यूटीज से। मेरे को खाने के लिए एक्स्ट्रा दिया गया, बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई और यहाँ इस तरीके से मेरे को मेरी दौड़ के अंदर आर्मी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। फिर आगे चलते हैं चैप्टर 5 के अंदर। दिस वाज नॉट ए स्पोर्ट। ये केवल स्पोर्ट नहीं था, दौड़ना उनके लिए स्पोर्ट ही नहीं था। ईएमई स्पोर्ट्स मीट हुई दिसंबर 1954 के अंदर। मिल्खा सिंह फर्स्ट विक्ट्री इन द 400 मीटर रेस इन 53 सेकेंड। तो ये पहली जीत थी 400 मीटर के अंदर जिसमें वो फर्स्ट आए थे और 53 सेकेंड्स का उन्होंने टाइम लिया। फिर ब्रिगेड मीट हुई। ब्रिगेड मीट में वो सेकंड प्लेस पे आए और उसमें 50 सेकेंड्स का उन्होंने टाइम लिया। फिर वो साउदर्न कमांड मीट पूना के अंदर हुई और इन्होंने 49.4 सेकंड से जीत ली। 49.4 सेकंड का इन्होंने टाइम लिया और इनसे आगे आने वाला केवल एक व्यक्ति था, सोहन सिंह। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सोहन सिंह जो था ना, उससे मेरा बड़ा कंपटीशन था और सोहन सिंह हमेशा फर्स्ट आया करता था। लेकिन साउदर्न कमांड मीट जब हुई ना पूना के अंदर, तो सोहन सिंह ने अचानक पता नहीं किस कारणों से विड्रॉल कर लिया और विड्रॉल करने के कारण मैं जीत गया। 49.4 सेकंड्स के साथ में उस रेस को जीत गया। फिर कंबाइंड सर्विस मीट हुई एंड क्वालिफाइज फॉर द नेशनल गेम पटियाला और पहली बार मेरा नेशनल गेम्स में चयन हुआ जो कि कहाँ होने वाले थे? पटियाला में 1956 में होने वाले थे। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि पटियाला के अंदर नेशनल गेम्स हुए कब? 1956 के अंदर नेशनल गेम्स हुए। ओलंपिक की ट्रायल्स के लिए भी गेम थे क्योंकि ओलंपिक्स होने वाली थी। लेकिन फाइनल रेस होती उससे पहले ही मुझे क्या हुआ? इंजरी हो गई। ठीक है, कि नंगे पैर दौड़ते थे उस जमाने में, नंगे पैर दौड़ते थे तो क्या हुआ? इनकी हिल के अंदर एक पत्थर चुभ गया, यानी एड़ी के अंदर एक पत्थर चुभ गया और डॉक्टरों ने इनको साफ मना कर दिया कि भैया तू दौड़ेगा नहीं। लेकिन मिल्खा सिंह ने बिना परवाह किए डॉक्टरों की सलाह मानी, ये दौड़े। लेकिन जीत तो नहीं सके। कितने नंबर पे आए? 4th नंबर पे आए। मिल्खा सिंह केम 4th। मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे आए नेशनल गेम्स जो 1956 पटियाला के अंदर हुए थे। टॉप 3 थे, उनको तो क्या मिलनी थी? ट्रेनिंग मिलनी ही थी। बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए रिकमेंडेशन मिलना ही था। लेकिन मैं 4th नंबर पे आया, मेरी उम्मीदें तो धराशायी हो गई। मैंने सोचा कि शायद मैं ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाराजा यादवेंद्र सिंह हुआ करते थे, पटियाला के महाराजा हुआ करते थे उस समय, यादवेंद्र सिंह। वो मेरी रनिंग इसको देख करके बड़ी इम्प्रेस्ड हुए। वो बड़ी माइन्यूटली मेरे को ऑब्जर्व कर रहे थे और उनकी रिकमेंडेशन हुई कि भैया इस बंदे को भी ट्रेनिंग करवाओ, ये बंदा भी बहुत बढ़िया दौड़ता है। और उनकी रिकमेंडेशन पर ही मुझे ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया, भले ही मैं टॉप 3 के अंदर नहीं आया था। तो वो कहते हैं हिल में चोट लग गई। यादवेंद्र सिंह ये सब कुछ देख रहे थे। महाराजा ने देखा कि बहुत बेहतरीन तरीके से बंदा दौड़ रहा है तो इसको भी ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। और यादवेंद्र सिंह की रिकमेंडेशन पर मेरे को कहीं पे जो ओलंपिक्स गेम होने वाले थे उनकी ट्रेनिंग कैंप में मुझे शामिल होने का मौका मिला। फिर कहते हैं मैं ट्रेनिंग कैंप में गया। कहाँ पे हुई ये ट्रेनिंग कैंप? बेंगलोर के अंदर लगे और बेंगलोर में मैं गया। मैंने कुछ नई नई तकनीकों सीखा, नई नई ट्रेनिंग्स ली। एक बहुत ही अच्छे धावक थे हमारे बीच में, जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह के साथ मैंने टाइड भी किया। फिर वो कहते हैं कि ओलंपिक के लिए अब सिलेक्शन होना था, तो वो ट्रेनिंग करके हम बेंगलोर में ट्रेनिंग करके कांतिवीर जो स्टेडियम था वहाँ पे ट्रेनिंग करके हम वापस लौटे। और पटियाला में जब मैं लौटे तो पटियाला में मैंने जब देखा, और क्या देखा? पहली बार मैंने जेलसी देखी। पहली बार मैंने जेलसी देखी कि खेल में भी जेलसी किस तरीके से हावी हो जाती है। वो लोग जो अभी तक मेरे साथ थे, वो लोग जो अभी तक मेरे साथ बेहतर बर्ताव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं जीतने लगा, मेरे साथ वाले धावकों में क्या आने लगी? मेरे साथ के जो रनर्स थे, धाव के जो एथलीट्स थे, उनके अंदर ईर्ष्या आने लगी। और फाइनल जो था ट्रायल्स का, जिसमें ओलंपिक के लिए सिलेक्शन होने थे, उससे ठीक पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ। पहली वाली रात को मेरे ऊपर अटैक हुआ, बुरी तरीके से मेरे को मारा गया। लेकिन वो कहते हैं, मुझे पूछा गया कि भैया आपके साथ ये कैसा किसने किया? लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। हालाँकि मैं जानता था कि मेरे ऊपर हमला किसने किया, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं जीत के ही दिखाऊँगा और फिर उन्होंने उस रेस को
जीत लिया। वो बुरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विक्ट्री को क्या लिया, रिवेंज लिया। रिवेंज लेने का मीन्स बनाया। उन्होंने कहा बदला लेने का एक ही तरीका है कि मैं इस रेस के अंदर जीतूँ, और वो उस रेस के अंदर जीते, जो ओलंपिक ट्रायल्स के लिए फाइनल रेस थी। और इस तरीके से पहली बार मिल्खा सिंह का ओलंपिक्स के लिए चयन हुआ, और उनका सपना जो था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का ओलंपिक्स में, वो पहली बार यहाँ पे आकर के पूरा हुआ। तो ही वाज सेलेक्टेड टू प्रेजेंट इंडिया इन द 1956 ओलंपिक्स इन ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स होने में जो 96 में 56 में होने वाले थे, इस तरीके से मिल्खा सिंह का चयन उन ओलंपिक्स गेम के लिए हुआ, और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। अब चलते हैं चैप्टर 6 के, फ्रॉम द भंगड़ा टू द फॉक्स ट्रॉट। ठीक है, इसका टाइटल है। अब इसमें वो बात करते हैं, क्या करते हैं, अपने ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक की जर्नी की वो बात करते हैं। ये भैया, हमारा ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ, हम कितने लोग थे, हम एथलीट का जो सिलेक्शन हुआ पटियाला से 6 लोगों का हमें सिलेक्शन हुआ। इनमें 5 तो बॉयज थे, 4 तो बॉय थे, सॉरी 5 तो बॉय थे, और एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, मैरी लीला राव। ठीक है, ये 6 जनों का दल था जिसका ओलंपिक एथलीट के लिए सिलेक्शन हुआ। तो हमारा किट मेजरमेंट हुआ, किट के लिए हमारा मेजरमेंट लिया गया, ब्लेजर्स के लिए, हमें मिलने वाले ट्राउजर्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए हमारा मेजरमेंट हुआ। और जब मुझे वो ब्लेजर मिला जिसपे इंडिया का चिन्ह बना हुआ था, इंडिया का निशान बना हुआ था, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित तो अमल महसूस हुआ। वो कहते हैं कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो हमें पटियाला से ट्रेन पकड़ी और मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई में पहली बार जब मैं गया, तो मैं वहाँ पर एक लग्जरियस हॉस्टल, एस्ट्रो होटल के अंदर मैं रुका, और ये बड़ा ही मेरे लिए क्या था, बड़ा ही अद्भुत पल था। इससे पहले मैं इतने बेहतरीन होटल के अंदर नहीं रुका था। फिर वो कहते हैं कि हमने अब एयरपोर्ट की तरफ बढ़े, और एयरपोर्ट में गए तो इतनी बेहतरीन चकाचौंध उस एयरपोर्ट की देख रही कि मैं तो उसको देख करके सन्न रह गया। और फिर वो कहते हैं कि मिल्खा सिंह, कि हम एरोप्लेन में बैठे, एंड इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। केवल हम में से एक मैरी लीला राव थी जिसने पहले प्लेन की यात्रा करी थी, हम में से और किसी ने पहले प्लेन की यात्रा नहीं करी थी। तो जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ हुआ, हम सब घबरा गए, लेकिन एयर होस्टेस आई, और एयर होस्टेस ने आकर के हमें क्या करी, सांत्वना दी कि चिंता मत करो, प्लेन उड़ रहा है, आराम से उड़ेगा, आप सब आराम से बैठे रहो। ठीक है, फिर वो मिल्खा सिंह की जर्नी होती है ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक में वो सबसे पहले कहते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट तो थी नहीं, हम सिंगापुर पहुंचे। तो सिंगापुर पहुंचे तो सिंगापुर में मैंने देखा यार कितनी क्लीनलीनेस है, कितने साफ सुथरे तरीके से ये लोग रहते हैं, हमसे पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, फिर इसके बाद वो कहाँ पहुंचे, सिडनी पहुंचे, वहाँ के कल्चर को देखा, और वहाँ के कल्चर को उन्होंने देखा कि यार किस तरीके से यहाँ तो बिल्कुल ओपन है सब कुछ, है ना। शॉर्ट कपड़ों के अंदर लेडीज घूम रही है, हाथ में हाथ डाले आदमी और पुरुष घूम रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर ये कॉमन था नहीं, लेकिन वहाँ पे ये सब कॉमन था, तो उनको कल्चरल डिफरेंसेस दिखाई दिए। फिर लास्ट में वो ओलंपिक विलेज पहुंचे। ओलंपिक विलेज कौन सा होता है, एक ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस बसाया जाता है जहां पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों को ठहराया जाता है, और जब तक ओलंपिक गेम्स चलते हैं वो खिलाड़ी उस ओलंपिक विलेज से बाहर नहीं जा सकते हैं। वहीं पे सारी अमेनिटीज उन लोगों के लिए रहती है, वहीं पे सारी सुविधा उन लोगों के लिए रहती है। तो ये ओलंपिक विलेज था मेलबर्न में, और यहीं पर मिल्खा सिंह भी ठहरे। और वो कहते हैं कि ये जो मेलबर्न के अंदर ओलंपिक विलेज बनाया जाता ना, इतनी बेहतरीन फैसिलिटी थी, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार, सब बहुत बेहतरीन थे इसके अंदर, कि मिल्खा सिंह बहुत आश्चर्यचकित हो गए इतनी सुविधाओं को देख करके। और फिर वो दिन आया जब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। प्राउडली मार्च किया हमने उसके अंदर, पहली ओलंपिक रेस हुई, लेकिन वो मिल्खा सिंह कहते हैं मैं पहली ओलंपिक रेस के अंदर ही हार गया, और मैं तो आगे के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़िया पल क्या रहा, मैं अमेरिकन धावक चार्ल्स जेटकिंस से मिला, और चार्ल्स जेटकिंस ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो मुझे मौका मिला, मैंने उनसे एडवाइस ली, मैंने उनसे पूछा किस तरीके से मैं भी एक बेहतर रनर बन सकता हूं, तो उसने मेरे को बहुत बेहतरीन एडवाइस दी। फिर वहीं पे इंटरेक्शन हुआ मेरा किसका, एक स्मिथ फैमिली थी जिन्होंने अपने घर मुझे इन्वाइट किया, उनकी 2 बच्चियां भी थी, 2 लड़कियां भी थी, उनके साथ हमने डांस भी किया, और मुझे दिखाई दिया कि किस तरीके से माँ-बाप के सामने वहाँ पे लड़कियाँ इन्हीं अनजान पुरुषों के साथ भी बड़ी फ्रैंकली होकर के डांस कर लिया करती है। तो वो कहता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने कुछ दिन बिताए उन स्मिथ फैमिलीज़ के साथ, और एट लास्ट में मैं रिटर्न हो गया इंडिया की तरफ। तो ओलंपिक्स में वो हार गए, क्वालीफाई भी नहीं कर पाए मिल्खा सिंह पहली बार में, और वो वापस इंडिया लौट आए फेल होकर के। फिर चैप्टर 7 आता है, माय गॉड, माय रिलीजन, माय बिलव्ड। ठीक है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब भैया ओलंपिक से मैं वापस, मेरी जर्नी तो हो गई, लेकिन अब की बार मैं क्या था, डिसहार्टेंड था, और मुझे अब पहली बार ये मालूम पड़ा कि भैया ग्लोबल लेवल पे अगर कॉम्पिटिशन करना है तो इतना आसान नहीं होगा। नेशनल लेवल पे भले ही मैंने रिकॉर्ड बनाए होंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पर बहुत वर्ल्ड क्लास एथलीट आते हैं, अलग-अलग जगह के एथलीट आते हैं, और कंपटीशन बड़ा ही
टफ होता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उसी दिन से चार्ल्स जेटकिंस जो अमेरिकन एथलीट हुआ करते थे उनकी एडवाइस पर काम करना शुरू कर दिया और अपने आप को विगरसली मैंने ट्रेन करना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक अपने आप से वादा किया कि वो किसमें तब्दील हो जाएँगे, अब रनिंग मशीन के अंदर तब्दील हो जाएँगे। मिल्खा सिंह ने कहा कि मैंने पूरी तरीके से ठान लिया था कि मैं रनिंग मशीन बन जाऊँगा। तो पूरी तरीके से 1956 से लेके 57 तक उन्होंने अपनी रनिंग के ऊपर काम किया। ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार दौड़ते थे, सुबह और शाम को, और 5-5 घंटे यानी 10 घंटे वो एक दिन में दौड़ने में बिताया करते थे। हार्श प्रैक्टिस किया करते थे। पूरी तरीके से अपने आप को रनिंग मशीन में तब्दील करने का उन्होंने क्या कर लिया था, प्रण कर लिया था। 365 डेज़, 365 दिन, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिल्खा सिंह दिन-रात पसीना बहाते थे, ट्रैक पर रहते थे और अपने आप को रनिंग मशीन में तब्दील करने के सपने को साकार कर रहे थे। अब उनके जीवन में कोचेज़ ने उनका बड़ा किरदार निभाया है। रणवीर सिंह थे, गुरुदेव सिंह थे, बलदेव सिंह थे, डॉक्टर होवार्ड। डॉक्टर होवार्ड बड़े ही स्पेशल थे उनके लिए। डॉक्टर होवार्ड ही थे जिनके निर्देशन में उन्हें कार्डिफ में गोल्ड मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम में। डॉक्टर होवार्ड ही थे जिन्होंने उनका डाइट प्लान क्या कर दिया था, डाइट प्लान उनका सेट किया था। प्रोटीन डाइट थी, फूड था, मिल्क था, वेजिटेबल, एग, फिश, मीट सभी अवॉइड करा। उन्होंने कुछ चीज़ें अवॉइड करी डॉक्टर होवार्ड की एडवाइस पे, और मील वैरायटी उन्होंने ली ताकि हर चीज़ पे काम किया जाए और स्टेमिना को बढ़ाया जाए। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने एक मोंक की तरीके से, संत की तरीके से पूरे समाज से, पूरे लोगों से कट-कटा करके अपने जीवन को जिया। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ का मैंने नियम पाल लिया। स्मोकिंग को अवॉइड कर दिया, अल्कोहल को अवॉइड कर दिया, और किसी तरीके की रोमांटिक डिस्ट्रैक्शन यानी जिन चीज़ों से ध्यान भटक सकता था ना, उन सब चीज़ों को मैंने अवॉइड ही कर दिया। और पर्सनल एनालिसिस को, जो मेरे को अपने फोकस से डिगा सकती थी ना, यानी मैंने सारे के सारे पर्सनल इंटरेस्ट मार दिए और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ मेरे चल रही थी कि मेरे को बेहतरीन धावक बनना है, मेरे को एक रनिंग मशीन बननी है। और आर्मी के ने मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट दिया, मेरे को आर्मी की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट दिया। मेरे को एक्स्ट्रा फूड दिया गया, मेरे को ड्यूटीज़ से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया, और मेरे को ये कहा गया कि भैया पूरी तरीके से अपनी एथलेट स्किल पे तुम क्या करो, फ़ोकस करो। रेजिमेंट, मैं कोई भी रेस जीतता था कि मेरी पूरी की पूरी रेजिमेंट को उस पे गौरवान्वित महसूस करते थे। हर नेशनल रिकॉर्ड को वो सेलिब्रेट किया करते थे, तो आर्मी का पूरा सपोर्ट मेरे को मिला। फिर चैप्टर 8 आता है कि गोइंग फॉर गोल्ड, ठीक है? अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मिल्खा सिंह राइज टू स्टारडम। मिल्खा सिंह धीरे-धीरे स्टारडम यानी स्टार बनते गए। इन्होंने नेशनल एथलीट मेजर नेशनल एथलेटिक इवेंट जीते और इंडिया में इन्होंने कई रिकॉर्ड्स को सेट किया। ये अमेरिकन कोच डॉक्टर होवार्ड और से बड़े प्रभावित थे, और डॉक्टर होवार्ड ने इनके ऊपर काफ़ी काम किया और इनको खासकर स्टार्टिंग टेक्निक यानी रनिंग में स्टार्टिंग टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में इन्होंने बताया। और फिर कटक के अंदर नेशनल गेम्स हुए, और कटक में जो नेशनल गेम्स हुए ना, वो कहते हैं मैंने फिर एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और क्या बनाया, 400 मीटर की रेस को मैंने 46.2 सेकंड्स के अंदर जीता, और 200 मीटर की रेस को मैंने 21.2 सेकंड्स के अंदर जीता, और ये एक नया नेशनल रिकॉर्ड हमारा बन गया। फिर वो कहते हैं कि कटक से, यानी कटक के नेशनल गेम हुए, उसके बाद मैं कहाँ गया, टोक्यो चला गया, यानी जापान चला गया। क्यों? क्योंकि जापान में अब एशियन गेम्स होने थे। जापान में जब गया तो जापान की जनता ने हमारा इतना बेहतरीन वेलकम किया कि मैं उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गया, मैं पूरी तरह भावनाओं से विभोर हो गया। और फिर वो कहते हैं वो दिन आया जब एशियन गेम्स की शुरुआत हुई, यानी अब वो इंटरनेशनल लेवल पे गए। नेशनल गेम्स खेले उन्होंने कहाँ पे, कटक में, और फिर वो इंटरनेशनल इवेंट पे गए, यानी एशिया स्तर पे वो खेलने के लिए गए, और कहाँ गए, टोक्यो गए, और एशियन गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एशियन गेम्स की सेरेमनी हुई। एशियन गेम्स की कब हुई ये एशियन गेम्स? 1958 के एशियन गेम्स की बात है। उस समय जापान का राजा हुआ करता था हिरोहितो, ठीक है? हिरोहितो हुआ करता था। वो कहते हैं कि हम ट्रेनिंग स्टेडियम में गए, पहले हमारी ट्रेनिंग की, हमने ट्रेनिंग सेशंस लिए, और वहीं पर पहली बार मेरी मुलाकात किससे हुई, एक पाकिस्तान का जो एथलीट था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। पाकिस्तान के एथलीट थे, नहीं, पाकिस्तान की तरफ से एक रनर था जिसका नाम था अब्दुल खलीक। अब्दुल खलीक से मेरी मुलाकात हुई, और अब्दुल खलीक ने जब मेरे को देखा ना, अरे बोले तू ये मिल्खा सिंह, उन्होंने बड़े डेरोगेटरी निवाक बोले, बोले बच्चा है तू, मेरे सामने कहाँ पे टिकेगा, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो वो कहते हैं कि फिर ओपनिंग है सेरेमनी हुई। हाँ, एम्परर जो हिरोहितो थे जापान के, उन्होंने एक पारंपरिक शुरुआत करी नेशनल गेम्स की, और नेशनल गेम्स का आगाज़ हुआ। वो कहते हैं 400 मीटर की रेस हुई, और 400 मीटर की रेस हुई तो मिल्खा सिंह कहते हैं मैंने वो रेस एक बार फिर जीत ली, क्योंकि 400 मीटर के तो ये चैंपियन हुआ करते थे। मेरे को गोल्ड मेडल दिया गया। मेरे भी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि वो एक भावनात्मक क्षण था, और मेरे को एक नेशनल हीरो बनाया गया। ठीक है? यानी नेशनल हीरो के रूप में मेरा नाम अब रोशन होने लगा। वो कहते हैं 100 मीटर की रेस किसने जीत ली थी? 100 मीटर की रेस अपने खलीक ने जीत ली थी। अब वो कहते हैं 200 मीटर की रेस हुई। अब 200 मीटर की रेस हुई किसके साथ हुई? पाकिस्तान के जो
रेसर थे, पाकिस्तान के रनर थे अब्दुल खलीक। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है, दैट इज़ नेक टू नेक होता है और एकदम बिल्कुल जज़्बातों का मुकाबला होता है ना, वो कोई मुकाबला नहीं होकर के वो क्या जीने और मरने का मुकाबला हो जाता है। वो कहते हैं नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। ये खलीक भी जो था बहुत बेहतरीन धावक हुआ करता था और मैं भी जो था कम नहीं था। वो कहते हैं कि दोनों दौड़े और बराबर में दौड़े और लास्ट में आकर के कुछ चंद सेकंडों से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मैं खलीक से जीत गया और ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन मोमेंट था। पूरे के पूरे देश को बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ जब पाकिस्तानी रनर अब्दुल खलीक से मैंने पहली बार क्या जीती, उस रेस को जीता। ठीक है? ये उनका उस समय का फ़ोटोग्राफ है जिस समय उन्होंने क्या जीता था, एशियन गेम्स में अपने पदक को जीता था। कब? मई 28, 1958 को। और किसको हराया था इन्होंने? इन्होंने हराया था पाकिस्तान के रनर अब्दुल खलीक को। ठीक है? आगे चलते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी एथलीट ने आकर के मेरे को कांग्रेचुलेट किया। सभी जगह से मुझे क्या मिली, मीडिया की पूरी अटेंशन मिली। मीडिया ने चारों तरफ को मेरे को कवरेज दिया। मिल्खा सिंह बिल्कुल पूरी तरीके से इमोशनल हो गए थे और खुशी से वो बिल्कुल क्या करे, फूले नहीं समा रहे थे और खुशी के आंसू उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। वो जापानी हॉस्पिटैलिटी ने, जापान वालों ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, जो प्यार मिल्खा सिंह को दिया, वो उससे बड़ा प्रभावित हुए। फेयरवेल सेरेमनी हुई, एम्परर ने हमें बकेट दिया और वो कहते जापान छोड़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इमोशनल हो गया था। आगे चलते हैं, मीटिंग पंडित नेहरू। अब वो टोक्यो से एशियन गेम्स खेल करके वो वापस लौटे क्योंकि टोक्यो में उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था और भारत का नाम उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गौरवान्वित किया था। तो वो कहते हैं कि जब मैं इंडिया आया तो मुझे क्या दिए गए, मुझे अलग-अलग लोगों ने यानी 3 रिसेप्शंस मेरे को दिए गए। पहला रिसेप्शन मुझे क्या दिया गया, 3 मूर्ति भवन में जहाँ पर पंडित नेहरू रहा करते थे, पंडित नेहरू ने मुझे रिसेप्शन दिया। और मैंने पंडित नेहरू को बताया कि किस तरीके से मेरा बचपन बीता, किस तरीके से मेरा पूरा परिवार उजड़ गया उस पार्टीशन के समय। तो पंडित नेहरू ने मुझसे वादा किया, क्या किया कि तुम अपने आप को अकेला ना समझो, तुम अपने आप को अनाथ ना समझो, हमें तुम अपना माता-पिता ही समझो, इस देश के वासियों को तो अपना भाई-बहन ही समझो। फिर दूसरा मुझे बकेट दिया गया, दूसरा मुझे क्या दिया गया, दूसरा रिसेप्शन मुझे दिया गया डिफेंस मिनिस्टर, उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? वीके कृष्णन राव। वीके कृष्णन मेनन ने मुझको क्या दिया? रिसेप्शन दिया, ठीक है? और उन्होंने मुझे रिसेप्शन दिया, रिसेप्शन के साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया और बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट था और बहुत ही मुझे मोटिवेट कर देने वाला अनाउंसमेंट था। उन्होंने ये अनाउंसमेंट दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेकर के आएगा, मिलिट्री में उसको क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा और यहीं से मुझे प्रमोट किया गया। मिल्खा सिंह कहते हैं, मुझे प्रमोट किया गया, मुझे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बना दिया गया। वो कहते हैं तीसरा फिर रिसेप्शन मुझे दिया गया, किसके द्वारा? हमारे आर्मी के जनरल थिमैया हुआ करते थे, उन्होंने मुझे तीसरा रिसेप्शन दिया। उन्होंने सेरेमनीज़ करी, उन्होंने मेरा आभार जताया, उन्होंने मेरा स्वागत किया और उन्होंने 3 स्टार मेरे कंधे के ऊपर डाले और मुझे किस पोस्ट पर, इस जूनियर कमीशन की पोस्ट पर जो हमारे रक्षा मंत्री ने मुझे अवार्ड की थी या जिसकी डिक्लेरेशन उन्होंने की थी, उससे मुझे नवाज़ा और सारे के सारे सैनिकों ने मुझे सैल्यूट दिया और ये बड़ा ही गौरव कर देने वाला क्षण मेरे लिए हुआ उस समय। फिर वो कहते हैं कि हमारा प्लेन सिकंदराबाद पहुँचा, तो जीत-वीत करके वो लास्ट में कहाँ पहुँचे? सिकंदराबाद पहुँचे। अब उस सिटी में पहुँचे जहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो बड़े इमोशनल हो गए। एयरपोर्ट पर वेलकम किया गया, बहुत बड़ी भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी। चारों तरफ प्रेस वाले ही प्रेस वाले थे, लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। परेड हुई, पूरे शहर के अंदर वो घूमे उस गोल्ड मेडल के साथ में और मिल्खा सिंह को महसूस हुआ कि उनकी जीत के मायने बहुत ज़्यादा हैं और हर किसी के प्रति मिल्खा सिंह ने आभार जताया। तो यहाँ पे क्या चैप्टर 9 हमारा एंड होता है। फिर चैप्टर आता है 10, कम ऑन सिंह, ठीक है? इस चैप्टर में क्या बोलते हैं कि टोक्यो से रिटर्न होने के बाद वो कहते हैं कि मैंने मेरी प्रैक्टिस को जारी रखा, मैंने मेरी प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं। फिर हम यहाँ से कार्डिफ गए। कार्डिफ में क्या होना था? द 6th ब्रिटिश एम्पायर एंड द कॉमनवेल्थ गेम, है ना? छठे कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे। हम कॉमनवेल्थ गेम को खेलने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेशन करने के लिए हम गए और मेरे को ठहराया गया कहाँ? आर्मी का जो मिलिट्री बेस था वहाँ पर इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ पे मेरे को ठहराया गया। ओपनिंग सेरेमनी हुई। क्वीन एलिजाबेथ ने गेम्स को फॉर्मल तरीके से ओपन किया। बैटन रिले हुई बकिंगम पैलेस से कार्डिफ तक, जो कि एक ट्रेडिशन ही था कि एक रिले थी। सारे एथलीट दौड़ते हुए उस प्लेस पे जाते थे जिस प्लेस पर उनके गेम होने हैं। ये रेस शुरू होती थी जो रानी का महल था क्वीन एलिजाबेथ का, वहाँ से, और कहाँ पहुँचती थी? जहाँ पर ये कार्डिफ में गेम होने वाले थे वहाँ तक। तो ये एक रिले थी जो पहुँची।
वो कहते हैं मेरी कोचिंग किसने करी, होवार्ड ने करी, ठीक है, डॉक्टर होवार्ड ने मेरी कोचिंग करी, उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया, मेरे स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करा और उन्होंने मुझे कहा कार्डिफ में इट इज़ नाउ और नेवर, ठीक है। वो कहते हैं मेरे जो गुरु हुआ करते थे, मेरे कोच जो हुआ करते थे ना, उन्होंने कार्डिफ में मेरे को कहा, क्या कहा कॉमनवेल्थ गेम में भैया, या तो अभी या कभी अपने आप को सिद्ध करने का, अपने आप को बताने का, अपने बारे में दुनिया को बताने का यही बेहतरीन मौका है, इसके बाद तेरे को बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। मैं मेंटली पूरी तरीके से मैंने डॉक्टर हॉवार्ड की एडवाइस को माना और मैं मेंटली पूरी तरीके से तैयार था अब कार्डियो गेम के हिस्से के लिए। वो कहते हैं क्या, एक दिन रेस से पहले वाले दिन मैं पूरी तरीके से नर्वस था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, पूरी तरीके से नर्वस था, मैं बड़ा बेचैन था। लेकिन वो कहते हैं कि जैसा डॉक्टर हॉवार्ड ने मुझे एडवाइस दी थी, मैं उनकी एडवाइस पर ही विचार कर रहा था। सोकिंग इन हॉट वाटर एंड लाइट मील, मैं होटल के कमरे में गर्म पानी के अंदर थोड़ा-सा बाथ टब के अंदर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। डे ऑफ रेस हुआ, जिस दिन वो दिन आया, अगला दिन मैंने गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, लॉर्ड शिवा तीनों का आह्वान किया और ऊपर वाले से मैंने आशीर्वाद चाहा कि हे ईश्वर मेरी मदद करना। और उसमें मैं टॉप रनर्स के साथ में खड़ा हुआ। स्पेंस साउथ अफ्रीका से थे, कैर जमैका से थे, गॉस्पर ऑस्ट्रेलिया से थे। वो कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में जो विश्व के टॉप रनर्स थे उनके सामने मैं खड़ा हुआ और फुल स्पीड मैंने शुरू से ही पकड़ ली और लीड टिल द फाइनल स्ट्रेच, अंत तक मैं सबसे आगे रहा, नहीं मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया मेरे से आगे निकलने के लिए। लास्ट में पूरी शक्ति के साथ मैंने अपने आप को पुश करा और वॉन द रेस, यानी कॉमनवेल्थ गेम में मैं जीत गया। कोलैप्स्ड, मैं गिर गया, इतना ज्यादा थका हुआ था कि मैं खड़ा भी नहीं रह पाया, मैं नीचे गिर गया। ऑक्सीजन आई और मैं थोड़ा सा रिवाइव्ड हुआ, मैं थोड़ा सा होश में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि इन कॉमनवेल्थ गेम में मैंने क्या जीत लिया है, गोल्ड का मेडल जीत लिया है। तो ये फर्स्ट गोल्ड मेडल था जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम में किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने जीता था। सेलिब्रेटेड विथ ए विक्ट्री लैप होल्डिंग द इंडियन फ्लैग, और इंडियन फ्लैग यानी भारतीय झंडे को लेकर के मैं चारों तरफ उसमें मैदान के अंदर मैंने चक्के लगाए और ये मेरे लिए बड़ी हिस्टोरिक विन हुआ करती थी। ये हिस्टोरिक अचीवमेंट था मेरा कि फर्स्ट इंडियन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। मैं नेशनल हीरो बन गया और सारे राष्ट्र के युवाओं के लिए मैं क्या बन गया, एक इंस्पायरिंग फिगर बन गया। मुझे रॉयल रिकॉग्निशन मिला, यानी क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे बकेट यानी दावत पर आमंत्रित किया अपने महल के अंदर। मेरे को पंडित नेहरू ने फोन करके पूछा, बोल मिल्खा सिंह तुम देश के लिए क्या लेकर के आए हो, गोल्ड लेकर के आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने पंडित नेहरू से एक ही बात की कि सर मैं जिस दिन आऊं उस दिन को क्या करा जाए, नेशनल डे घोषित किया जाए, ठीक है। और मेरे पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, पंडित नेहरू ने कहा माय सन ऐसा ही होगा, तुम जिस दिन आओगे उस दिन नेशनल हॉलीडे हम मनाएंगे। और इस तरीके से मिल्खा सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पे जब वो कॉमनवेल्थ गेम जीत करके गोल्ड मेडल को हासिल कर लिया तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। अब वो क्या बन गए थे, केवल एक नेशनल फिगर नहीं बन गए थे बल्कि इंटरनेशनल फिगर बन गए थे। वो पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल फिगर का रोल ले लिया था और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उनको मिल गया था। तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आइकॉनिक मूवमेंट्स फ्रॉम द इंडियन स्पोर्ट्स। जुलाई 24 1958 वो दिन था, जुलाई 24 1958 वो दिन था जब मिल्खा सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम में पहले वो इंडियन बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। और इस गोल्ड मेडल मिलने के बाद उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया था, क्या, माई कंट्री, योर सन हैज डन हिज ड्यूटी, तुम्हारे बेटे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, मे एवरी सिटीजन डू द सेम, हर कोई व्यक्ति हमारे भारत का ऐसा ही करे। तो वो कहते हैं कि मैंने जीतने के बाद पूरे देश को एक मैसेज दिया, और क्या दिया कि भारत के लोगों, आपके बेटे ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया, भारत के नाम को गौरवान्वित महसूस कराया, अब आप सब लोगों की बारी है, आप सब भी ऐसा ही करें। अब चलते हैं हम चैप्टर 11 पर जिसका टाइटल है द फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख में देखो मिल्खा सिंह क्या कहते हैं। मिल्खा सिंह बताते हैं कि भैया कॉमनवेल्थ गेम यानी 1958 के जो मैंने कॉमनवेल्थ गेम जीते थे, उन गेम्स को जीतने के बाद आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसी के कारण चारों तरफ मेरी प्रसिद्धि, मेरा फेम जो था बढ़ने लगा था। वो कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बाद आई टुक पार्टिसिपेटेड इन द 80 इंटरनेशनल रेसेज में मैंने पार्टिसिपेशन किया एंड वॉन 77 इंटरनेशनल रेसेज मैंने जीती और मेरी रेपुटेशन चारों तरफ बढ़ने लगी। 400 मीटर में वो कहते हैं मैं बार बार नए से नए रिकॉर्ड को बनाता गया और ग्लोबल मीडिया की अटेंशन मेरी तरफ आई। फिर वो कहते हैं 1960 के अंदर नेशनल गेम्स हुए है ना, 1960 के अंदर दिल्ली के अंदर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया और नेशनल गेम्स में क्या हुआ,
पहली बार मेरी बहन ईशर जो थी वो नेशनल गेम्स को देखने के लिए आई। ईशर जिससे हमारे मिल्खा सिंह बहुत नज़दीकियाँ रखते थे, अपनी इस बहन के बहुत नज़दीक थे। तो वो कहते हैं कि जब मेरी बहन उस गेम्स को देखने के लिए आई, मैंने इंडिया का ब्लेज़र पहना हुआ था और मैंने मेरे ब्लेज़र में की पॉकेट में मेरी बहन को हाथ डालने के लिए कहा, तो मेरी बहन ने जब मेरे ब्लेज़र की पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें सोने की बालियाँ थी। जो मैंने मेरी बहन को क्या करी, मेरी बहन को मैंने गिफ्ट करी। क्यों गिफ्ट करी? क्योंकि ये वही बहन थी जिसने बचपन में मिल्खा सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए अपने सोने की बालियों को बेच दिया करता था। तो कहते हैं इमोशनल रियूनियन हुआ मेरा मेरी बहन के साथ में पहली बार जब मेरी बहन मेरी रेस को देखने के लिए नेशनल ओलंपिक्स 1960 में आई, तो वापस मैंने उसको रिटर्न गिफ्ट दिया। जो बचपन में उसने सोने की बालियाँ मेरे लिए बेची थी, उसको मैंने वापस सोने की बालियाँ गिफ्ट करी। और वो कहते हैं कि इस नेशनल रिकॉर्ड में मेरा परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा और मैंने कई नेशनल रिकॉर्ड बनाए। और मैंने कितने नेशनल रिकॉर्ड बनाए? 5 न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स मैंने सेट किए। 100 मीटर 10.4 सेकंड्स में, 200 मीटर 20.8 सेकंड्स में, 400 मीटर 46.1 सेकंड में, 4 इंटू 100 रिले 42 में और 404 रिले 3.12.6 सेकंड के अंदर मैंने कंप्लीट करी। यानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस मैंने इस नेशनल गेम्स में दी। वो कहते हैं इसके बाद मेरे को पाकिस्तान से इनविटेशन आया। और पाकिस्तान से काहे के लिए इनविटेशन आया? पाकिस्तान ने कहा भैया हम इंडो पाक मीट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? इंडो पाक मीट स्पोर्ट्स इवेंट हम रख रहे हैं। मेरे लिए वहाँ से इनविटेशन आया। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। मैं बहुत हेजिटेट था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि बचपन मेरा बड़ा भयानक बीता था पाकिस्तान के उस हिस्से के अंदर। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मुझे कहा कि तुम्हें स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। लाहौर पहुँचा, मिक्स्ड इमोशंस थे, पार्टीशन के समय की यादें और आज के समय जब मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, ये दोनों ही यादें मेरे अंदर थी। वो कहते हैं उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे कौन? अयूब खान। अयूब खान ने अपने कस्टमरी तरीके से उस सेरेमनी का यानी इंडो पाक मीट का शुरुआत करी। वो कहते हैं शुरू में 100 मीटर रेस हुई और 100 मीटर रेस में मैं हार गया। और किससे हार गया? अब्दुल खलीक से हार गया। उसी व्यक्ति से हार गया जिसको इसने एशियाड में हराया था, ठीक है? तो वो कहते हैं अब्दुल खलीक से मैं हार गया, लेकिन 400 मीटर की रेस मैंने जीत ली। तो अब लास्ट में 200 मीटर की रेस बची थी। अब इस 200 की मीटर, क्योंकि एक तो मैंने जीत ली, एक पाकिस्तान के एथलीट अब्दुल खलीक ने जीत ली, है ना? दोनों ने एक-एक रेस जीत ली। अब तीसरी रेस होनी है दोनों के बीच में, कौन-सी? 200 मीटर की रेस होनी चाहिए, रोनी होनी है। अब इसमें से 200 मीटर की रेस जो जीत लेगा वही क्या होगा? विनर होगा। और वो कहते हैं हम दौड़े और दोनों ही अपनी पूरी के पूरे एफर्ट्स के साथ दौड़े और लास्ट में 200 मीटर्स की जो रेस थी वो मैंने जीत ली और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैंने इंडो पाक मीट के उस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर कायम किया। यानी अब्दुल खलीद से हमारे कौन जीत गए? मिल्खा सिंह जीत गए। और वो भी कहाँ? पाकिस्तान में ही। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एथलीट को हराया। और जब इस तरीके के कारनामे उन्होंने किए तो क्या हुआ? चारों तरफ उनका नाम पाकिस्तान के उस स्टेडियम के अंदर गूंजने लगा। उस लाहौर की विक्ट्री ने एक नए आयाम उनके लिए सेट किए। अब्दुल खलीद जो पाकिस्तान का एथलीट था वो रोने लगा। वो कहते हैं कि मैंने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए अब्दुल खलीद को कंसोल किया, उसको सांत्वना बंधाई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मुझे इस तरीके से भागते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बोला, क्या बोला? उस इवेंट के बाद में, मेरी रेस जीतने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मिल्खा सिंह तुम दौड़े नहीं हो, तुम तो उड़े हो। और ये पाकिस्तान के वो अयूब खान प्रेसिडेंट ही थे जिन्होंने मुझे क्या दी? फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी मिल्खा सिंह को? फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? हमारे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अयूब खान, उन्होंने दी। मीडिया कवरेज मिला चारों तरफ, मेरी ही मेरी फ़ोटो थी, मेरी ही मेरी प्रसिद्धि थी, मेरा ही मेरा नाम चारों तरफ था। और मेरी जैसे ही फाइनल विक्ट्री लैप हुई, पूरे के पूरे क्राउड ने लाहौर के स्टेडियम में उसको सेलिब्रेट भी किया। तो यहाँ पे चैप्टर 11 आपका एंड होता है, जो उनकी इंडो पाक मीट की जर्नी को दिखाता है। नेक्स्ट आता है गोइंग वेस्ट। वो कहते हैं कि इंडो पाक मीट के बाद में वो कहते हैं कि भैया इंडो पाक मीट के बाद में क्या हुआ? मैं पाकिस्तान से वेस्ट की तरफ चला गया। मैं जर्मनी की तरफ चला गया। जर्मनी एथलीट टीम का कैप्टन के रूप में मैं वहाँ पर गया और मेरी फर्स्ट रेस हुई फ्रैंकफर्ट नामक जगह पे, जहाँ पे मैं जर्मनी के सबसे बेहतरीन धावक कार्ल काufman से हार गया। वो कहते हैं कार्ल काufman के साथ मेरी दूसरी रेस भी हुई और वो अब की बार कहाँ हुई? कोलोन में हुई, लेकिन अब की बार मैं जीत गया। इसके बाद वो कहते हैं मैं बर्लिन गया, बर्लिन की दीवार देखी जिसने जर्मनी को 2 हिस्सों के अंदर बाँट दिया था। और जब वो दीवार देखी तो पार्टीशन की वो यादें मेरे दिमाग के अंदर ताज़ा हो गई और उस दीवार से मुझे सख्त नफ़रत हुई कि क्यों ये दीवार बीच के अंदर बनाई गई होगी? क्यों किसी देश के टुकड़े किए गए होंगे? फिर वो कहते हैं ब्रिटिश आर्मी के बेस कैंप एल्डरशॉट में हमारी
ट्रेनिंग हुई और हमें वहीं ठहराया गया। लेकिन हम हमारे साथ किसको ले गए थे? इंडियन को, हरनाम सिंह को ले गए थे और ये हरनाम सिंह हमारे लिए देसी खाना बनाया करता था क्योंकि ब्रिटिश खाना मुझे पसंद नहीं था। ठीक है? फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया वहाँ से यूरोप से मुझे कहाँ का इन्विटेशन मिला? मुझे मॉस्को यानी रशिया का इन्विटेशन मिला। रशिया में एक रेस होनी थी किसकी याद में? नेमेंस्की ब्रदर्स की याद में वहाँ पे एथलीट प्रोग्राम्स को रखा गया था। मैं जब मॉस्को पहुँचा, यानी जब मैं रशिया पहुँचा तो मैं देख कर के बड़ा हतप्रभ रह गया कि रशिया के सब लोग इंडिया से बेहतरीन तरीके से वाकिफ़ थे। जैसे ही लाहौर के मैंने जैसे ही उस रशिया के स्टेडियम के अंदर एंट्री करी, सारी की सारी भीड़ बोल रही थी क्या? रशिया, इंडियन भाई-भाई, रशिया, हिंदी भाई-भाई और भारतीय फ़िल्मों के वो गाने गा रहे थे, भारतीय एक्टर से वो बढ़िया तरीके से वो परिचित थे। वो कहते हैं, मैंने वहाँ पर रेस में पार्टिसिपेशन किया और जो अलग-अलग जगह से आए हुए थे, उन लोगों के साथ में मैंने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया और वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर भी रेस जीती। फ़ोटो फिनिश से मुझे मालूम पड़ा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मैंने किसी रेस को जीत लिया है और वहाँ जितनी भी कम्युनिटी थी, इंडियन कम्युनिटी, सभी ने मेरी रेस को वहाँ पर सेलिब्रेट किया। फिर चैप्टर आता है 13 सो नियर एंड सो फार, ठीक है? यहाँ पर वो कहते हैं क्या कि अब्दुल सईद परफॉर्मेंस, अब्दुल सईद एक एथलीट हुआ करते थे। वो कहते हैं कि अब्दुल सईद की मैंने परफॉर्मेंस को देखा और मैं उनकी परफॉर्मेंस की 400 मीटर में उन्होंने जो टाइम लिया था मैं उससे बड़ा क्या था, प्रभावित था। तो मुझे फ्रांस में जाने का मौका मिला, मुझे फ्रांस से इन्विटेशन मिला और अब्दुल सईद से कम्पीट करने का मुझे क्या मिला, इन्विटेशन भी मिला। मोटिवेशन हुआ, हम हमारे कमांडर पेरिरी हुआ करते थे उसने। पेरिरी ने क्या करा, मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरे को बताया कि किसी भी तरीके से नर्वस नहीं होना है, अपने विश्वास को कायम रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है। और फिर वो कहते हैं कि मेरी रेस हुई और किसके साथ हुई? उस वर्ल्ड क्लास एथलीट अब्दुल सई के साथ में हुई और मैंने उसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम 45.9 सेकंड से उसको हरा दिया। और वो कहते हैं इसके बाद में, यानी किसके बाद में? इस रेस के बाद में, फ्रांस में इस रेस के बाद में हम कहाँ पहुँचे? रोम पहुँचे, जहाँ पर हमारे क्या होने थे? ओलंपिक्स होने थे। हमारे दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अश्विन कुमार कर रहे थे। तो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन लेने के लिए हम कहाँ पहुँचे? रोम वो पहुँच गए, रोम के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन लेने के लिए। ओलंपिक विलेज में हमें ठहराया गया। जब मैंने ओलंपिक विलेज का एटमॉस्फेयर देखा तो आई वाज़ फिल्ड विद द एक्साइटमेंट। कितना बड़ी और बेहतरीन एक्साइटमेंट था, कितनी बेहतरीन वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी। वर्ल्ड क्लास के एथलीट्स से मैं मिल रहा था, मेरे अंदर बहुत उत्साह था। ओपनिंग सेरेमनी हुई, मिलिट्री बैंड्स बजे, सारे के सारे एथलीट्स वहाँ पर आए और फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया मेरी ओलंपिक रेस की जर्नी शुरू हुई। तो दूसरी ओलंपिक रेस की जर्नी उनकी शुरू हुई। पहले तो कहाँ पे हुए थे? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में, जहाँ पे मिल्खा सिंह क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। दूसरे ओलंपिक रोम में हुई जिसके अंदर हमारे मिल्खा सिंह ने पार्टिसिपेशन किया। वो कहते हैं कि शुरुआती रेस मैंने जीती है, ठीक है? जो क्वालीफाइंग रेस होती है वो मैंने जीती और मेरा सेमीफाइनल के लिए चयन हुआ। सेमीफाइनल में भी मैं दौड़ा और वो सेमीफाइनल में मैं जीता और फिर मैं फाइनल तक पहुँचा। लेकिन अब सबसे बड़ा दुखद हमारे लिए क्या था कि फाइनल से पहले 2 दिन का गैप आ गया और 2 दिन का गैप आ गया तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गया। एंग्जायटी मेरे अंदर आ गई, स्लीपलेस मेरी नाइट बीती और मैं बड़ा चिंतित था कि वेदर आई वुड विन द रेस और नॉट, मैं जीत भी पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा। लेकिन हमारे टीम के मैनेजर हुआ करते थे कौन? उमराव सिंह। उमराव सिंह मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि मिल्खा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला बड़ा ढाँढस बंधाया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंज़ूर था, ठीक है? कि मेरे को क्या हुआ, मेरे को जो लेन असाइन हुई, ठीक है? जो लेन असाइन हुई, मुझे सबसे लास्ट वाली लेन असाइन हुई और मेरे पास में जो बंदा था, यानी जिसके बगल में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वो बहुत ही कमज़ोर बंदा था, ठीक है? तो वो कहते हैं कि यार गलत रेस में जाना असाइन हो गई, सबसे लास्ट की लेन मुझे असाइन हुई उस ओलंपिक में दौड़ने के लिए और मेरे पास जिस बंदे को डाला गया था, वो बंदा भी क्या था? बहुत कमज़ोर बंदा था। वो कहते हैं लेकिन फिर भी मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करी उस रेस की। 250 मीटर तक मैं सबसे आगे था, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ और मैं लड़खड़ा करके नीचे गिर ना जाऊँ, इसलिए मैंने मेरी गति को थोड़ा-सा धीरे किया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं गिर ना जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी गति को थोड़ा-सा धीरे किया, 3 दूसरे एथलीट मेरे से आगे निकल गए और मैंने फिर अपने आप को पुश भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंत में मैं कहाँ पे आया? चौथे नंबर पे आया, यानी ये रेस भी, ये ओलंपिक भी हमारे मिल्खा सिंह हार गए। चौथे नंबर पे हमारे मिल्खा सिंह पहुँचे। तो मिल्खा सिंह कहते हैं कि इस ओलंपिक के रेस में भले ही मैं चौथे नंबर पे पहुँचा हुआ था, लेकिन उस चौथे नंबर पे भी मैंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। मैं बड़ा ही निराश था। उसके बाद मैं कई यूरोपियन रेसेस के अंदर भी मैंने पार्टिसिपेशन किया, यानी ओलंपिक से डायरेक्ट वो यूरोप चले गए। यूरोप में कई रेस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उसके बाद वो इंडिया लौटे। लेकिन उनका दिल बड़ा भरा हुआ था। ओलंपिक की हार से वो बड़े दुखी थे, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब खेल से संन्यास लेता हूँ।
लेकिन पब्लिक एनकरेजमेंट, लोगों ने नहीं माना इस चीज़ को, लोगों ने फिर मोटिवेट किया और एक बार फिर मिल्खा सिंह ने क्या करा, अपने उस इस्तीफे को वापस ले लिया, अपने रिटायरमेंट को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया और वापस वो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर लग गए। उनके पेनफुल मेमोरीज़ उनकी याद में हमेशा रह गई और वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है वो क्या कहते हैं कि 2 ऐसी यादें थी जो मेरे लिए बड़ी पेनफुल थी, मेरे जीवन की सबसे पेनफुल यादें थी। वो क्या था, एक तो रोम का लॉस, क्योंकि मैं लगभग इस रोम के ओलंपिक में जीता हुई था। मेरी छोटी-सी गलती से अगर मैं मेरी स्पीड को धीरे नहीं करता, तो मैं शायद जीत जाता, क्योंकि 250 मीटर तक तो मैं सबसे आगे था। और दूसरा पार्टीशन का मसाक, यानी वो भयानक हिंसा जो पार्टीशन के समय हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के विभाजन के समय हुई थी। ये 2 ऐसी याद थी जो शायद मुझे हमेशा दर्द देती रहेगी। चैप्टर 4 आता है फ्रॉम स्पोर्ट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और वो कहते हैं कि भैया ओलंपिक की रेस से मैं जब मैं वापस इंडिया लौटा तो मेरा इंट्रोडक्शन किससे हुआ, प्रताप सिंह कैरोन जो उस समय पंजाब के क्या हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे। मेरा इंट्रोडक्शन उनसे हुआ और पंजाब के सीएम ने मेरे से स्पोर्ट्स को लेकर के डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर भी स्पोर्ट्स को या स्पोर्ट्समैन को हम तैयार कर सकते हैं। तो प्रताप सिंह कैरोन ने एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को खोला जाए, पंजाब में खोला जाए। और मुझे कहा गया कि भैया इस पंजाब में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खोलते हैं ना, इसको तुम ही संभाल लो मिल्खा सिंह। यानी मुझे सिविलियन जॉब को ऑफर किया गया। मैं अभी तक क्या था, मैं आर्मी में था, आर्मी की सेवा कर रहा था, आर्मी ने ही मेरे को सपोर्ट किया था। लेकिन अब मुझे पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरोन ने कहा कि भैया तुम सिविलियन जॉब कर लो, तुम इस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को संभाल लो। वो आर्मी में तो तुम्हें कितने 70 रुपये तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 800 से 1200 रुपये तुम्हें सैलरी के रूप में मिलेंगे। वो कहते हैं कि मेरे में हेजिटेशन थी, क्योंकि जल्दी ही मैं आर्मी के अंदर प्रमोशन मेरा लेफ्टिनेंट के पद पर होने वाला था। मैं थोड़ा-सा हेजिटेट था कि आर्मी जिसने मुझे आज तक सपोर्ट करा है, मेरे सुख-दुःख के साथी आर्मी जिन्होंने मेरे हर जीत को अपने जश्न के रूप में मनाया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। लेकिन मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर दिलवाया गया। प्रताप सिंह कैरोन मुझे संसद लेकर के चले गए, संसद के लीडर से मिलाया और फिर नेहरू ने इंटरवेंशन करते हुए कहा कि मैं तुम्हें क्या कर दूँगा, आर्मी से रिलीज़ करवा दूँगा, तुम पंजाब के इस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को संभाल लो। और एट लास्ट मिल्खा सिंह ने क्या कर दिया, आर्मी से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब में आना स्वीकार कर लिया, यानी पंजाब के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्वीकार कर लिया। वो कह रहे हैं ईएमई सिकंदराबाद के अंदर मुझे क्या दिया गया, मुझे फेयरवेल दिया गया। मेरे को वहाँ से एक सिल्वर की थाली, चांदी की थाली और एक गोल्ड का कड़ा उन लोगों ने फेयरवेल के रूप में दिया और सभी मेरे साथी सैनिकों की आंखें बड़ी ही नम थी जब मैं उनको छोड़ करके जा रहा था। ठीक है, फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया नया आर्मी की जॉब छोड़ दी और नई मेरी जॉब जो थी वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थी, लेकिन उससे पहले मैंने 4 महीने का ब्रेक लिया। ठीक है, मुझे डिप्टी डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया उस स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के अंदर पूरे के पूरे 9 घंटे लगते थे, तो 9 घंटे जाना और 9 घंटे आना मेरे लिए बड़ा ही टफ टाइम था। और इस तरीके से बार-बार आना-जाना मेरे लिए शायद बड़ा ही कठिन होता। इसीलिए मैंने क्या करा, एक कार का ऑर्डर किया। कौन-सी फिएट कार मैंने उस ज़माने में ली, लेकिन उस ज़माने में ये क्या था, कार लेना बड़ी आसान बात नहीं थी। यानी कार की डिलीवरी कर पाना बड़ी आसान बात नहीं थी। लेकिन उस समय वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, और मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा, तो उनके कहने पर कार की डिलीवरी मुझे जल्दी हुई और मैंने फिएट कार ले ली। और कहाँ से ली ये फिएट कार, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने जो अब्दुल खलीक को हराया था टोक्यो एशियाड में, वहाँ पे मुझे प्राइज़ के रूप में 5,000 रुपए मिले थे। उन्हीं से मैंने क्या करी, कार खरीदी, ताकि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जल्दी जा पाऊँ और जल्दी ही वहाँ से आ पाऊँ। वो कह रहे हैं कि ऑफ़िस में इतना काम था, मेरे को ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल वक़्त नहीं मिल रहा था और ऑफ़िस का काम मुझे बड़ा अनइंस्पायरिंग लग रहा था, मेरा कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपनी समस्या पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरोन को बताई और प्रताप सिंह कैरोन को जब मैंने मेरी समस्या बताई, तो मेरे ऑफ़िस आवर्स को ईज़ कर दिया गया, आसान कर दिया गया। और फिर वो कहते हैं उसके बाद एशियन गेम्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया और एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? जकार्ता में हुए थे और जकार्ता में मैंने कितने 2 गोल्ड मेडल जीते। यानी स्पोर्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट होने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, वो प्रैक्टिस में लगे रहे। जकार्ता के एशियन गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और वो कहते हैं वहाँ पर मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में गए, अनाउंस अवार्ड, ठीक है? अब उन्होंने कहा कि क्या मिल्खा सिंह ने कहा कि भैया मैंने जो रिकॉर्ड बनाया है, जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ेगा, उसको मैं क्या करूँगा, 2 लाख रुपए नगद का इनाम दूँगा, 2 लाख रुपए नगद। और वो कहते हैं कि अभी नहीं, मेरे मर जाने के बाद भी अगर कोई मेरे रिकॉर्ड को तोड़ेगा, तो मेरा बेटा जीव मिल्खा सिंह जो है, मेरे इस वादे को निभाएगा। यानी जो भी मेरे रिकॉर्ड को तोड़ेगा, हम उसे क्या देंगे, 2 लाख रुपए देंगे। ऐसा वादा किसने किया? मिल्खा सिंह ने किया। ठीक है? चैप्टर 14 यहाँ पे एंड होता है। फिर आती है निम्मी की बारी। निम्मी जो उनकी लाइफ पार्टनर थी, निम्मी जिनसे उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी ही उस निम्मी से उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी, कैसे उनका रिलेशन ग्रो हुआ, इस चैप्टर में वो उसके बारे में बात करते हैं।
करते हैं। वो कहते हैं कि भैया एक बार मैं सिलोन गया हुआ था, श्रीलंका में सिलोन गया हुआ था, हमारा कोई टूर्नामेंट था रेस का और वहीं पर क्या था वॉलीबॉल की टीम भी आई हुई थी, यानी इंडिया की वॉलीबॉल टीम भी आई हुई थी और निम्मी जो थी उस वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी। तो हमें इन्विटेशन मिला उस वॉलीबॉल टीम के मैच को देखने का और जब हमें इन्विटेशन मिला तो मैं देखने गया और मैंने जब निम्मी के वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी, उसका खेल देखा, उसका एंथुसियाज्म देखा, उसका एक्साइटमेंट देखा तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और पहली ही नज़रों में मुझे शायद निम्मी अच्छी लगने लगी। तो वो कहते हैं कि मेरा वहाँ पे फ्रेंड रहा करता था दलजीत सिंह सितारा। मैंने दलजीत को कहा कि इस वॉलीबॉल टीम को इनवाइट कर क्योंकि वो निम्मी से मिलना चाहते थे। पहली मुलाकात में तो कैसे करते? तो वो कहते हैं निम्मी भी उस पार्टी के अंदर आई जो दलजीत सिंह सितारा ने ऑर्गेनाइज करी थी, उनको रिसेप्शन दिया था और वो कहते हैं निम्मी से मेरी मुलाकात हुई और निम्मी के हाथ पर मैंने अपने फ़ोन नंबर लिख दिए। इसके बाद वो कहते हैं ओलंपिक्स में मेरी बेटी से मुलाकात हुई, एक दूसरी महिला की वो नज़दीक है और उसके बाद में वो दिल्ली जब लौटे, तो दिल्ली में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिससे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। वो उस लड़की को बेहद पसंद करते थे और शायद वो लड़की भी हमारे मिल्खा सिंह को बेहद पसंद करती थी। वो बहुत बड़े घराने से थी, बहुत लग्ज़री फैमिली से थी, बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थी। तो उस लड़की से वो कहते हैं मेरी दूरियाँ बढ़ने लग अ, द नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, हम दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आए। लेकिन मुझे धीरे-धीरे ऐसा लगा कि शायद उस लड़की के परिवार वाले मेरे को ओवरकम करना चाहते हैं, उस लड़की के परिवार वाले मेरे पे प्रेशर डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जैसा कहें मैं वैसा ही करूँ। इसलिए उस लड़की से मैंने दूरियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने उससे शादी के लिए ना कर दी। उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तू इससे शादी नहीं करेगा तो हम तेरे को बर्बाद कर देंगे। लेकिन मिल्खा सिंह ने भी कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा और वो कहते हैं इसीलिए मैं दिल्ली छोड़ के चंडीगढ़ आ गया ताकि मैं इस खतरे से बच सकूँ जो उस लड़की के कारण मुझे हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे पहली बार निम्मी से उनकी मुलाकात हुई थी। चैप्टर 16 है द बर्ड एंड द मेलांकोलिक ट्री। अब इसमें वो कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रियूनियन हुआ। निम्मी से वो कहते हैं मेरी मुलाकात एक बार फिर हुई। लेडी इरविन कॉलेज के अंदर एक वॉलीबॉल का मैच था और वो वहाँ पे डेप्यूटी फिजिकल एजुकेशन थी यानी डीपीई थी। तो वो अब एथलेटिक्स से क्या बन गई थी, जिस प्रकार से मिल्खा सिंह डेप्यूटी डायरेक्टर बन गए थे, वो लेडी इरविन कॉलेज के अंदर डेप्यूटी फिजिकल एजुकेशन बन गई थी। और मिल्खा सिंह ने उसका इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देखा, फिर लंबी सी चोटी के अंदर साड़ी पहनी हुई वो पूरी की पूरी अब प्रोफेशनल लग रही थी, यानी एक खिलाड़ी से अब वो तब्दील होकर के पूरी की पूरी एक प्रोफेशनल महिला लग रही थी। वो कहते हैं हमारे रिलेशन और गहरे होते गए और वो कहते हैं निम्मी की जॉब भी उसी पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लग गई जिसके अंदर मैं काम कर रहा था, यानी निम्मी भी अब मेरे साथ ही काम करने लगी। धीरे-धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, हम एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, हम जहाँ भी जाते थे एक-दूसरे के साथ जाते थे, तो सारे लोग हमें देखते थे और हमारे बारे में तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ने लगी। जब पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में इस तरीके की तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ने लगी, तो प्रताप सिंह कैरोन जो सीएम हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नाम तो इस तरीके से खराब हो रहा है, आप जो खुलेआम इस तरीके से घूम रहे हो, वो अफ़वाहें जगह-जगह उड़ रही है कि किस तरीके से 2 कर्मचारी जो हैं आपस के अंदर अफ़ेयर्स करते हुए पूरे पब्लिकली घूम रहे हैं। वो कहते हैं तो मैंने वो सीएम साहब को समझाया और मैंने सीएम साहब को ये समझाया कि वी आर प्लानिंग टू मैरिज विथ ईच अदर, हम तो एक-दूसरे से शादी करना चाहते हुए और सीएम साहब मेरी बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग शादी ही करना चाहते हो, तो जल्दी आप लोग शादी कर लो। वो कहते हैं कि भैया शादी करना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं एक अलग कास्ट का था और निम्मी एक अलग कास्ट की थी। इसलिए हम दोनों की ही फैमिली क्या थी इस शादी के अगेंस्ट थी। निम्मी की फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मेरे से शादी करे और लेकिन निम्मी ने रेजिस्टेंस किया, निम्मी ने अपने परिवार वालों का विरोध किया, निम्मी ने कहा कि अगर मैं शादी नहीं करूँगी मिल्खा सिंह तो मैं पूरी जीवन क्या रहूँगी, सिंगल ही रह जाऊँगी, मैं पूरी जीवन अकेली ही रह जाऊँगी अगर मिल्खा सिंह से मुझे शादी नहीं करने दी गई। तो जब हम दोनों परिवार वालों के रिश्ते बड़े तनाव में थे, जब हम दोनों के परिवार वाले एक-दूसरे के अगेंस्ट थे, शादी नहीं करवाना चाहते, तो सीएम प्रताप सिंह कैरोन ने बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों के परिवार वालों को समझाया कि अगर इस तरीके से शादी नहीं की गई, तो शायद ये दोनों कहीं भाग ना जाएँ या फिर कोर्ट मैरिज ना कर लें और अंत में हम दोनों के परिवार वाले शादी कराने को राज़ी हो गए और वेडिंग प्रिपरेशन होने लगी। फिर वो कहते हैं चैप्टर 7 आता है द ज्वेल्स इन माय क्राउन, ठीक है? वो कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं कि शादी वाला वो दिन आया। 4 मई 1963 की बात है। हमारी बारात निकली, कहाँ से निकली? चंडीगढ़ के लिए निकली, पठानकोट से हमारी बारात निकली। पूरी की पूरी फैमिली का सपोर्ट अब हमारे साथ था। मेरी बहन ईशर जो पहले इस शादी के अगेंस्ट में थी, वो भी अब पूरी तरीके से साथ थी। ग्रैंड वेडिंग हुई, बहुत ही आलीशान ये वेडिंग हुई। इसमें अलग-अलग डिग्निटरीज़ आए, बड़े-बड़े नेता इसके अंदर आए, बड़े-बड़े बिज़नेस प्रोफेशनल इसके अंदर आए और सिख परंपरा के अनुसार आनंद कारज
सेरेमनी हुई, एक जॉयफुल रिसेप्शन दिया गया, चीफ मिनिस्टर ने भी उस पार्टी को अटेंड किया, हमारे शादी को अटेंड किया और चीफ मिनिस्टर ने हमें ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। और मिल्खा सिंह कहते हैं, मेरे जीवन की ग्रेटेस्ट ट्रॉफी थी, जितने भी मेडल मुझे पूरी ज़िंदगी के अंदर मिले थे, उन सब में से सबसे बेहतरीन मॉडल और सबसे बेहतरीन ट्रॉफी कौन थी? मेरी वाइफ़ निम्मी थी। तो अपनी वाइफ़ निम्मी को वो अपने जीवन की सबसे बेहतरीन ट्रॉफी मानते थे, एक इनकम्पैरेबल ट्रॉफी वो मानते थे। और फिर वो कहते हैं हमारी फैमिली लाइफ़ शुरू हुई। हमारी फैमिली लाइफ़ शुरू हुई जल्दी, हमारे 3 तो बेटियाँ हो गई, एलिज़ा, मोना और सोनिया, और 1 बेटा हुआ हमारे चिरंजीव मिल्खा सिंह, ठीक है? तो शादी हो गई, शादी के बाद उनकी एक फैमिली भी बन गई। फिर चैप्टर आता है आई हैव ए ड्रीम। एक सपना था। वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा था ना जीव मिल्खा सिंह, वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट रखता था, ठीक है? ये बाप-बेटे के बीच के रिलेशंस आ गए और किस तरीके से बेटे के अंदर प्रतिभा थी, इस चैप्टर में उसके बारे में वो बताएँगे अब। वो कहते हैं मेरा बेटा जीव मिल्खा सिंह बचपन से ही क्या था, बड़ा इंटरेस्ट रखता था एथलीट्स में, मेरा ब स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, एकेडमिक में भी वो बहुत अच्छा था। वो कहते हैं कि पहली बार मुझे क्या था, मैं जब इंग्लैंड गया था यूरोपियन टूर पे, मेरे को किसी ने गोल्फ स्टिक दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे खेलते, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट था, तो वो हमारे घर में एक कोने के अंदर पड़ी थी। लेकिन 1969 के अंदर पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे धर्मवीर। धर्मवीर जी ने मुझे उस गोल्फ खेलने के लिए क्या करा, मोटिवेट किया। तो मैं जब जाता था तो मेरे साथ-साथ मेरा बेटा जीव मिल्खा सिंह भी जाता था गोल्फ कोर्स पे, और धीरे-धीरे मेरे को देख कर के मेरे बेटे के अंदर भी क्या हो गया, उस गोल्फ के प्रति इंटरेस्ट जाग गया। यानी जीव मिल्खा सिंह का गोल्फ में इंटरेस्ट कहाँ जागा, जब उसने अपने पिताजी को गोल्फ खेलते हुए देखा और पहली गोल्फ विन हुई। जब जीव केवल 13 साल का था, वो कहते हैं मेरा बेटा जब केवल 13 साल का था, तो जीव ने क्या जीता, अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्फ टूर्नामेंट को जीता। ये उनकी पहली जीत थी मेरे बेटे की। इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए वो कहते हैं फिर मैंने मेरे बेटे को इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए वुडब्रिज भेजा इंग्लैंड में, और मेरे बेटे ने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। वो कहते हैं मेरे बेटे ने स्कॉलरशिप भी जीती। 1987 के अंदर डग सैंडर्स गोल्फ स्कॉलरशिप मेरे बेटे ने जीती और पहला यूरोपियन बन गया। जीव बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालीफाई फॉर द यूरोपियन टूर, और गोल्फ के क्षेत्र में यूरोपियन टूर के लिए क्वालीफाई होने वाला मेरा बेटा पहला व्यक्ति बना। मेरे बेटे ने शिवालिक पब्लिक एजुकेशन से अपनी शिक्षा ली, उसके बाद वो दैव कॉलेज चंडीगढ़ गया, उसके बाद एबिलेंस क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी हॉस्टन टेक्सास से उसने क्या ली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1993 में डिग्री ली। यानी ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में मेरा बेटा होशियार था, मेरा बेटा तो एकेडमी में भी एक्सीलेंट रखता है। प्रोफेशनल गोल्फ खेलता था मेरा बेटा, कई टूर्नामेंट मेरे बेटे ने जीते, यूरोपियन टूर के लिए वो क्वालीफाई हुआ और मेरे बेटे को अर्जुन अवार्ड दिया गया। कब? 1999 यानी 1999 में मेरे बेटे को अर्जुन अवार्ड दिया गया, और 2007 में जीव मिल्खा सिंह को क्या रिसीव हुआ, पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ। मिल्खा सिंह कहते हैं, मिल्खा और निम्मी दोनों कहते हैं हम दोनों ने मिलकर के, क्योंकि अब हमारे सारे बच्चे सेटल हो चुके थे, हमने मिल्खा चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, ठीक है? हमारे पोते-पोती भी हो गए, शाइना, ईशान, अमान, अमानत एंड हरजई मिल्खा सिंह, ठीक है? जी मिल्खा सिंह का बेटा हरजई मिल्खा सिंह। तो वो कहते हैं हमारे पोता-पोती भी हो गए, अब पूरी तरीके से परिवार सेटल था, घर का हर बच्चा सेटल था। मेरे बेटे ने भी इंटरनेशनल लेवल पे कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, कई रिकॉग्निशन प्राप्त कर लिए थे, और मेरे बेटे को अर्जुन अवार्ड 1999 में मिला और पद्मश्री 2007 के अंदर रिसीव हुआ। ये वो जी मिल्खा सिंह हैं जिन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 19 आता है वन्स एन एथलीट ऑलवेज एन एथलीट। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि रिटायरमेंट फ्रॉम द एथलीट्स 1964 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने करा और एथलीट से उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लिया। वो कहते हैं मैं वो शख्स था जिन्होंने 1972 के जो म्यूनिख ओलंपिक हुए थे, उस म्यूनिख ओलंपिक में जो मज़ाक हुआ था, जिस तरीके से इज़राइली एथलीट्स की हत्या हुई थी, मैंने वो भी देखी थी। वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स से भले ही मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अभी भी मैं स्पोर्ट्स में एंगेज था। यूनाइटेड नेशन ने मुझे टॉर्च बियरर बनाया, यानी मशाल पकड़ने वाला। एक मशाल होती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमती है, और उसमें अलग-अलग देशों से नॉमिनेट किया जाता है कि कौन-कौन उस ओलंपिक की मशाल को लेगा। तो कहते हैं 1980 में मुझे टॉर्च बियरर बनाया गया, उस मशाल को पकड़ने वाले व्यक्तियों के अंदर शामिल किया गया, तो ये बड़े सम्मान की बात थी। वो कहते हैं उस मशाल को लेकर के, ओलंपिक मशाल को लेकर के मैं चाइना वॉल के ऊपर चला, और फिर मैंने वो हैंडेड ओवर करी किसको? केन्या के, नाइजीरिया के और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उनको मैंने हैंडेड करी। वो कहते हैं इसके बाद नेशनल गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए। एशियन गेम्स हुए 1982 के, और एट्स उसमें मेरे को सौभाग्य मिला या मुझे इनवाइट किया गया उस मशाल को जलाने के लिए, ठीक है? तो कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं कि मैंने संन्यास ले लिया तो मेरा सारा काम ही खत्म हो गया। मुझे अभी भी इनविटेशन मिलते थे और मैं हर जगह जाया करता था, और एशियन गेम्स हो चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो, सब ने मुझे बुलाया। वो कहते हैं 1982 के जो एशियन गेम्स हुए उनमें मैं गांधी परिवार से बैठा। गांधी परिवार के वो बड़े नज़दीक थे, नेहरू जी के बड़े नज़दीक थे। उसके बाद वो कहते हैं कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ मैं ओपनिंग सेरेमनी के अंदर बैठा था। फिर
मैंने स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद को निभाया, स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद को मैंने संभाला और डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन भी मैं बन गया। वो कहते हैं जब मैं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन बन गया तो एजुकेशन में मैंने 30 से 40 स्पोर्ट्स विंग खोली स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, ताकि एथलीट्स को, नए एथलीट्स को तैयार किया जा सके। मैं चाहता था, क्या चाहता था कि इन जो स्पोर्ट्स विंग्स खोली है उसके माध्यम से हम क्या करें, ट्रायल करें और ट्रायल के माध्यम से हम नए एथलीट्स का चयन करें, उनको हम ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि एक बेहतरीन एथलीट हमारे लिए तैयार हो पाएँ। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया हमारे देश के अंदर रिफ़ॉर्म की गुंजाइश है, हमारे देश के अंदर सुधार करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के एथलीट को इस हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए कि गोल्ड मेडल हमारा टारगेट हो। अर्ली एज से ही बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि वो एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बन पाएँ। डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। लेकिन मिल्खा सिंह कहते हैं जब मैंने उस स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद से क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया ना, उसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें धराशायी हो गई। ना तो कोई स्पोर्ट्स के कैंप लगते थे। गेम्स का पीरियड जो मैंने स्कूलों में स्टार्ट किया था ना, उसको भी अब अ, ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा था, उसको भी स्किप किया जा रहा था स्कूल वालों के माध्यम से। फिर स्पोर्ट्स विंग्स जो मैंने खोले थे, जिनके माध्यम से वर्ल्ड क्लास एथलीट तैयार करने का मेरा विचार था, वो भी डिटीरियोरेट होने लगे, वो भी खत्म होने लगे। तो वो कहते हैं कि इसके लिए इंडिया का सिस्टम ज़िम्मेदार है और वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी है। सिलेक्शन में पॉलिटिक्स का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। कोच हैं तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जाती है, ठीक है? कोच है तो वो जैसा ट्रेनिंग दे रहा है वैसे ही दे रहा है, सिलेक्शन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो अनअकाउंटेबल कोचिंग हमारे यहाँ है, जिससे हमें कभी रिजल्ट मिलने वाले नहीं हैं। तो वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद मैंने 10 एकड़ की ज़मीन माँगी ताकि मैं एक स्पोर्ट्स अकेडमी बना पाऊँ, लेकिन मुझे वो नहीं दी गई। मुझे कहा गया कि ये ज़मीन बड़ी महँगी होती है। तो वो कहते हैं देश का वो खिलाड़ी जिसने देश का नाम वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या करा हो, बड़ा प्राउड फ़ील करवाया हो, आज उसी को स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने के लिए भी गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया। फिर वो कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग चाहता था, क्योंकि चाइना का मॉडल जब मैंने देखा तो चाइना का मॉडल क्या था, बिल्कुल सिस्टमैटिक ट्रेनिंग थी। चाइना के एथलीट्स में डिसिप्लिन था और यही कारण था कि ओलंपिक में वो ग्रैंड सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने कोचिंग के रिफ़ॉर्म को कोचिंग के रिफ़ॉर्म को, यानी कोचिंग जो कोचेज़ होते हैं ना, मैंने उनके लिए कुछ उपाय सुझाए। क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया कोई कोच हो तो उसको रिजल्ट तो देने चाहिए। लेज़ी कोच रिमूवल, जो आलसी कोच हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने गोपी चंद का प्रेज़ किया कि गोपी चंद जैसे कोच हमें चाहिए जो अपना 100% देते हैं और रिजल्ट पे विश्वास रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि रिफ़ॉर्म की गुंजाइश थी हमारे इस स्पोर्ट्स का जो सिस्टम है उसके अंदर, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की पूरी इसके अंदर हमें गुंजाइश है और इसको कम करना चाहिए। फिर चैप्टर आता है 20 पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये इस चीज़ को लेके वो बड़े क्या थे, नाराज़ थे। वो कहते हैं कि भैया देखो पॉलिटिक्स किस तरीके से हावी है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए, ठीक है? और वो हमारे लिए सबसे शर्मिंदगी वाले पल थे। क्यों? क्योंकि 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें हमारे ऊपर करप्शंस के आरोप लगे और ग्लोबल लेवल पे हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक जो संघ हुआ करता था, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारे आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक अ, संघ को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। यानी 2012 में भारतीय ओलंपिक संघ को आईओसी ने बैन कर दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने आईओसी को बैन कर दिया। इसका मतलब ये था कि भारतीय एथलीट कोई इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में क्या नहीं कर पाएंगे, compete नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि भैया सिस्टमेटिक रिफॉर्मेशन होना चाहिए, धीरे धीरे रिफॉर्मेशन होना चाहिए, सुधार होने चाहिए। रीजनल टैलेंट को हमें तलाश करना चाहिए। जैसे हरियाणा में रेसलर्स बहुत अच्छे हैं, हमें हरियाणा से रेसलिंग मिल सकती है, नॉर्थ वेस्ट से हमें आर्चरी मिल सकती है, पंजाब में हॉकी बढ़िया वो खेलते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग प्रतिभाएँ हैं, उनको हमें तराशना चाहिए और सिलेक्शन करना चाहिए और पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से हमें बैन कर देना चाहिए। किसी भी तरीके से ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो, जो केवल पॉलिटिक्स के बेस पे किसी पद को प्राप्त कर रहा हो। फिर वो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ का सिस्टम और टेक्नोलॉजी बड़ी आउटडेटेड है। फिर वो ड्रग की बात करते हैं, किस तरीके से ड्रग ने हमारे देश के स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स में मैन को तबाह कर दिया है। डोपिंग स्कैंडल में फँसते हैं। तो मिल्खा सिंह कहते हैं कि भैया स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए उन व्यक्तियों पर, उन एथलीट्स पर जो क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं। करप्शन के अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, करप्शन जितना भी होता है उसके अगेंस्ट में हार्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ, कोचेस के खिलाफ, और नेशन वाइड एक अभियान चलाया जाना चाहिए जिसके अंदर जो भी इसके सप्लायर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अर्जुन अवार्ड का हमारे मिल्खा सिंह ने रिजेक्शन किया था, तो क्योंकि हमारे मिल्खा सिंह के अकॉर्डिंग जो अर्जुन अवार्ड थे वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ थी और वो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों को
जिन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे भारत को कुछ दिया हो। लेकिन वो कहते हैं जब मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया तो मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों को भी दिया गया जो शायद इसके हकदार ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन अवार्ड लेने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझे ये अर्जुन अवार्ड नहीं चाहिए। उन्होंने डिमांड करी कि मुझे अगर कुछ दे सकते हो तो आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनहेंसिंग स्पोर्ट फॉर इंडियन एथलीट्स। उन्होंने कहा भैया एथलीट्स को सपोर्ट तो दो, भारत का जो एथलीट बने, एथलीट बनने के लिए वो मोटिवेट क्यों हो, उसको सपोर्ट तो दो। तो एथलीट को रिटायरमेंट के बाद क्या होना चाहिए, उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उसको पेंशन दी जानी चाहिए। एथलीट के रिटायरमेंट के बाद उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो बेरोजगार बैठा रहे, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं हो। तो एथलीट्स को प्रायोरिटी बेस पे क्या मिलनी चाहिए, जॉब भी मिलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिया जाना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वो गलियों में धक्के खा रहा हो, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, लंबा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलना चाहिए और स्पोर्ट्स बॉडी में उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल खिलाड़ी है, उसने भारत को रिप्रेजेंट किया है और कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसने पार्टिसिपेशन किया है। इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स बॉडी में अपॉइंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो है क्रिकेट ने क्या कर लिया है, सारे के सारे गेम्स के ऊपर हावी कर लिया है, ओवरशैडो कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप इस किसी दूसरे गेम को इम्पोर्टेंस दो, सभी गेम को बराबर की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और एथलीट्स को भी क्या मिलना चाहिए, मीडिया कवरेज मिलना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि क्रिकेट के बारे में वो जितना बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं, हर गेम को वो तवज्जो दें, हर गेम को वो प्रमोट करने में मदद करें। फिर वो कहते हैं लेजेसी एंड विश। वो कहते हैं मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है वो, उनकी लेजेसी थी। डोनेटेड हिज मेडल्स एंड ट्रॉफीज टू एनआईएस पटियाला। उन्होंने जितने भी मेडल और जितनी भी ट्रॉफी अपने पूरी जिंदगी के अंदर जीती थी, उन्होंने सारी की सारी वो किसको डोनेट कर दी, एनआईएस पटियाला एंड द नेशनल स्टेडियम दिल्ली। उन्होंने पूरी की पूरी डोनेट कर दी, पूरी की पूरी अपनी तरफ से उन्होंने दान में दे दी। ठीक है, तो एनआईएस पटियाला और नेशनल स्टेडियम दिल्ली को उन्होंने सारी के सारे मेडल्स और अपनी ट्रॉफीज को डोनेट कर दिया। रोम ओलंपिक्स के दौरान उन्होंने जो शूज पहने थे, ठीक है, रोम ओलंपिक्स के दौरान जो उन्होंने शूज पहने थे, वो राहुल बोस की एक एनजीओ थी, द फाउंडेशन, उसके तहत उन्होंने अपने जूतों को 24 लाख रुपए में बेचा। और किसको बेचा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा को बेचा, जिन्होंने मिल्खा सिंह के जीवन से प्रेरित होकर मिल्खा सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनाई जिसका टाइटल क्या था, भाग मिल्खा भाग। तो वो कहते हैं कि भैया मैंने मेरी सारी चीज़ों को डोनेट कर दिया, मेरे जितने भी मेडल्स और ट्रॉफीज थे वो एनआईएस पटियाला और नेशनल स्टेडियम दिल्ली को मैंने दान कर दिए। ओलंपिक में मैंने जो शूज़ पहने थे, जिन शूज़ को पहन करके मैं दौड़ा था, वो मैंने राहुल बोस की एनजीओ के थ्रू, जिसका नाम था द फाउंडेशन, 24 लाख रुपए में किसको बेचे, राकेश ओम प्रकाश मेहरा को बेच दिए, जिन्होंने मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर के एक पिक्चर बनाई बॉलीवुड में जिसका टाइटल क्या था, भाग मिल्खा भाग। और वो कहते हैं मेरी फाइनल विश है, अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है मेरी अंतिम इच्छा, क्या है उनकी लास्ट विश, मेरी अंतिम इच्छा है। वो कहते हैं क्या इच्छा है, टू सी एन इंडियन रनर विन द ओलंपिक मेडल ही नैरोली मिस्ड। वो कहते हैं जो मैंने बिल्कुल थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मैंने जो गोल्ड मिस कर दिया था ओलंपिक में इंडिया के लिए, मैं चाहता हूं कि भारतीय कोई धावक ऐसा आए जो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। तो मिल्खा सिंह का यह सपना है कि कोई और भारतीय हो जो एक गोल्ड मेडल लेकर के आए भारत के लिए और भारत को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाए। जिस गोल्ड मेडल को ओलंपिक में लाने का सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, कोई और आए और उस सपने को पूरा करे और मैं देखूं कि भारत का एक वर्ल्ड क्लास एथलीट पूरे विश्व में अपने परचम को लहराया और भारत के नाम को उसने गौरवान्वित किया और रनिंग रेसिंग के अंदर एक नए आयाम करते हुए भारत को उसने गोल्ड मेडल दिलवाया। तो ये हमारी मिल्खा सिंह की अंतिम इच्छा है। तो यहाँ पे आकर के हमारी ये पूरी की पूरी मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गई होगी। चैप्टर वाइज मैंने आपको इसमें बना दिया है, तो कोई भी छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएं। एक शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके अंदर, जिसमें ब्रीफ स्टोरी आपको बता दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से क्या-क्या बन सकते हैं उनका भी एक वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर लूँगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं सून नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।